हमको गलतियां हमने भी बहुत किया, बट उस टाइम ससुराल दिक्कत ही होता है कि रियलाइज ही नहीं होता है कि गलत है। बाद में 3-4 साल बाद पता चलता है कि वो हम जो कर रहे थे 100% इफर्ट करके वो गलत था। वो जो मई का महीना था, 22 मई के आसपास था, और ट्विटर पर ना हमको ट्विटर उतना, हमको सोशल मीडिया उतना आता नहीं। यूट्यूब हमको मतलब जितना रोबोट को आता है ना, इतना कर दो हो जाएगा। हमको यूट्यूब पर वीडियोज रहते हैं कि हाँ बना के इस तरह से डाल देना, और खास कुछ आता नहीं। 22 मई को हमने अचानक देखा कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है रिपोर्ट ऑन खान सर, कोई उल्टा सीधा, कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है। अब एक्चुअली हुआ क्या था ना कि हमने मई में कुछ वीडियोस बनाए थे। अब यूट्यूब पर क्या है ना कि लोग कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। हम आपको होता क्या है ना कि आदमी जब जाता है किसी भी रास्ते पे, तो उसे ये नहीं पता रहता कि जो आज हमने ये जो हम सफर झेल रहे हैं या कठिनाई झेल रहे हैं, ये कल को हमसे कोई पूछेगा। लाइफ में हम भी कभी देखते थे बचपन में, यार इंटरव्यू कैसे लिया जाता है किसी का। अच्छा। तो अजीब सी फीलिंग होती है। क्लास 8 से पहले हम बहुत ही वीक स्टूडेंट थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम 8 में आने के बाद बटा पे का जोड़ सीखे थे, 2/3, 3/4 ऐसे करके, वरना हम ऊपर वाला नीचे वाले को नीचे में ऐसे जोड़ देते थे। फ्रैक्शन वाला जोड़ नहीं रहता था। सेकेंड हैंड साइकिल थी, लोअर पहन के जाते थे। लोअर वाले लड़का को कोनो लड़की ना पूछती है। यहाँ कहीं जेब फट गया तो मम्मी सिल देती थी। यहाँ हो गया रिश्तेदार में किसी का मतलब कपड़ा उपड़ा बच गया तो हम लोग को दे देते थे, पहन लो। उसका कपड़ा उपड़ा पहन के आदमी ग्रेजुएशन हो गया। लड़कों को कौन सा एग्जांपल देंगे, क्योंकि ये गधे तो आधा घंटा सुबह उठते फोन पे बतिया के आए हैं, से तुम उठ गए कि नहीं, हम खा लिए। इनको वैसे ही समझाना पड़ेगा। ड्राइवर अगर पटरी पे किसी इंसान को देखता है तो ब्रेक मार के उसे जान बचा सकता है, लेकिन मारेगा तो पीछे 100 लोग मरेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे इतना कठोर सजा दीजिए इस मामले पे, इस मामले में इतना कठोर कि एक माइंड सेट बन जाए, लोगों का खून खोल जाए। आप किसी के घर में चोरी कर सकते हैं, संसद भवन में चोरी करेंगे? सही बात। क्या है, राष्ट्रपति भवन में एक से एक सामान मिलेगा, थोड़ा चोरी करके देखें, काट डालेंगे सब वहीं बैठ। ज्यादा देखने को मिलती है, हम बिहारी हैं। बिल्कुल। और दूसरा कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम अभी भी पीछे हैं। बिल्कुल। अब हमने कई सपना मेरा तो आज भी जिंदा है फौज में जाने का। वो कहते हैं कि समय के साथ मत खेलिए, क्योंकि वक्त मत लगाइए ये निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। तो क्या आप भी मेरी तरह पढ़ते पढ़ते डिफिकल्ट वर्ड्स में स्टक हो जाते हैं? अरे बिल्कुल होते होंगे ना, इंग्लिश आफ्टर ऑल हमारी मदर टंग थोड़ी ना है। तुम ऐसे सिचुएशंस पे क्या करते हैं? वही कट कॉपी पेस्ट करो, ऑनलाइन डिक्शनरी में मतलब ढूंढो, या फिर हम फिजिकल डिक्शनरी खोल के बैठ जाते हैं और मीनिंग मिलेगा वही लंबा चौड़ा बोरिंग एंड कंफ्यूजिंग डिक्शनरी वाले आंसर्स। मैथ्स ऐप में सब कुछ जादू की तरह आसान है, बस जो चीज समझ ना आए उस पे टैप करो और एक विजुअल मीनिंग पाओ, दैट टू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो फिर ना समझ में आने का तो कोई चांस ही नहीं। आधे सेकंड से भी कम में मीनिंग, एंड दैट टू विद अ प्रॉपर इमेज। है ना मैजिकल टैप? चलो इसे ना फ्यूचर के लिए भी सेव कर लेती हूँ। सेव। लौ दिए कि हवा में उछालते रहना, तुम पेड़ की जड़ों में तेजाब डालते रहना। हम नूर बन के सारे जहां में छा जाएंगे और तुम मुझ में गलतियां निकालते रहना। जी हाँ, इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए खान सर ने अपने ऊपर फेंके गए ईंट पत्थरों को संभाल कर एक खूबसूरत सा महल तैयार कर लिया है, जिसकी खूबसूरती की चर्चा आज चहुओर है। लेकिन जो चीज आज इतनी खूबसूरत दिख रही है, इसके पीछे लगे तप, त्याग और समर्पण की कहानी कौन जानना चाहता है? नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं संवाद भारत के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जिद कहानी जिंदगी की में, जहां आज हम मिलेंगे खान सर से और उनसे जानेंगे उनके उन्हीं तप, त्याग और समर्पण की कहानी। जब खान सर मेहनत की भट्टी में अकेले तप रहे थे, उस तपन की कहानी, उस हौसले की कहानी जिसने एक आम से लड़के को खान सर बना दिया। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने शो में खान सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हर काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। सर आज यकीनन आपके ज़िंदगी की हर सुबह बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुनहरी है, लेकिन सर हम उन काली रातों का सच जानना चाहेंगे जब आपके साथ आपके हौसलों के सिवा कुछ नहीं था। सर एक इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि अब बस, अब तकलीफ़ें और नहीं, अब दर्द और नहीं, मतलब वो क्विट कर देना चाहता है। आपके लाइफ का वो मोमेंट कौन सा था और आपने उसे कैसे हैंडल किया? कि सबके लाइफ में अलग अलग मुसीबत आती है, और आपने कहा कि कभी एक दौर ऐसा आता है, हमको लगता है 3-4 बार ऐसा आता है। हमने तो फील किया था 3-4 बार ऐसा आया था। कई बार हमको सोचे थे कि
हट जाते हैं बहुत। जैसे मैट्रिक पास किए, इंटर में ठीक ठाक हुआ, ग्रेजुएशन हम लोग ने दोस्तों से मिल के पढ़ाई की है, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हो गया था, तो दोस्तों ने काफ़ी हेल्प किया वहाँ पर। तो एक वो समय था, अब उस पर क्या था, रिलेटिव पिन मारते हैं, अरे क्या पढ़ा रहे हो यार, इसको कोई काम हम सिखाओ और विदेश भेज दो। क्योंकि हम लोग जो यूपी बिहार का जो बेल्ट है ना, ये सिवान छपरा वाला ये वाला एरिया और ये पटना, यहाँ पे क्या है कि कोई टेक्निकल काम सिखा के विदेश भेज दो, काम हम करने में जेसीबी उसीबी सीख हो के वहाँ पर। तो हम तो जेसीबी सीख भी गए थे। जेसीबी ग्रेट। तो उसमें काफ़ी सिंपल होता है। तो हमको लगा भाई कोई ना कोई काम सिखा, लेकिन जो एक 9th से ही आदमी जो जुनून था उसमें, एक तो सैनिक में जाना था, तो सैनिक स्कूल की हम लोग एग्जाम दिए थे, अनफॉर्चुनेटली सैनिक स्कूल में वहाँ मेरा नहीं हुआ। फिर पॉलिटेक्निक में हुआ, वहाँ जाना नहीं था। हम लोग के वक्त में AIEEE ही हुआ करती थी, उस सब में हम लोग को जाना ही नहीं था, आदमी बस ऐसे ही एग्जाम दे दिया। तो वहाँ असफल के बाद ग्रेजुएशन में ये समस्या आने लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कोचिंग फील्ड में आए, तो यहाँ हम लोग ने कई सारे मतलब कोचिंग को खड़ा किया गया। यहाँ पे इस लोगों ने पैसा लूट लिया, यहाँ पर 40 रुपये बचे मेरे पास। फिर वहाँ से एक कोचिंग शुरू किए, धीरे धीरे करने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि लड़कों को सोचे कि नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम लड़कों की भलाई करते हैं, एकदम मिनिमम फी देके। हम ये सोचते हैं हमारे पास रिक्शा वाला ठेला वाला का लड़का है, उसको अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि उनमें हिम्मत बहुत होता है, पंखा नहीं भी रहेगा पढ़ते रहेंगे। सही बात है। ये भलाई के चक्कर में एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास किराया नहीं बचा। और ना अगर आपको पटना में सरवाइव करना है तो मीन्स आपको ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी आपके पास पैसा होना चाहिए। हमको तो ये चीज रियलाइज हुआ 2018 में। हम कहें कि अब क्या करें, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था। तो कई बार ऐसा हुआ, बट धीरे धीरे करते करते ऊपर वाला सब चीज है। अगर आप अच्छा काम करते हैं ना, बहुत तकलीफ आती है, बट टेंशन नहीं लेना चाहिए। झूला पीछे आता है ना तो एक बार लंबा छलांग भी मारता है। तो 2018 मेरे लिए फाइनेंशियली इतना अजीब था कि हमने सोचे थे कि भाई अब छोड़ छाड़ देते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा भलाई कर दी, अब पॉसिबल नहीं है इतना, क्योंकि जो एक मिनिमम फी थी उसको देखते हुए। फिर धीरे 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 ग्रेजुअली ठीक हो गया। और कब ऐसे ठीक होता है ना कि आप हमको लगता है कि किसी जो भी जिसका भी समय खराब था फिर ठीक हुआ, उसके पास बहुत ज़्यादा कहने को नहीं रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, धीरे 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 ठीक हो जाता है। बिल्कुल, बस गलत पे नहीं जाना चाहिए, ऊपर वाला सब देखते रहता है। बिल्कुल सी बात है। मतलब सच ही कहा गया है कि जब आधे रास्ते आपने तय कर लिए हो, वहाँ पे जब आपको क्विट करने का मन कर रहा हो, तो आधे रास्ते आपको तय करने पड़ेंगे लौटने के लिए। तो बेहतर है कि आगे ही बढ़ते चलो, मंजिल पा जाओगे। और नो डाउट आपके साथ भी वही हुआ। सर, आपको सुनना, आपको देखना, आपको पढ़ना सच में बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारा भाग्य है कि हम उस दौर में हैं जहाँ खान सर हैं। सर, आलोचनाएं इंसान को भीतर से तोड़ देती है, और वो भी तब जब आप जन सरोकार के कार्यों के लिए जी जान से लगे हुए हो। सर, आपके ऊपर भी एक वक्त ऐसा हुआ जब नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो रहे थे, वो भी बेबुनियाद जी। सर, उस वक्त आपकी फीलिंग्स कैसी थी? क्योंकि नो डाउट आप भी एक इंसान है, तो हर इंसान की अपनी एक फीलिंग्स होती है, तो वो फीलिंग्स कैसी थी और उस दौर को आपने कैसे हैंडल किया? सर, वो जो मई का महीना था, 22 मई के आसपास था, और ट्विटर पर ना हमको ट्विटर उतना, हमको सोशल मीडिया उतना आता नहीं। यूट्यूब हमको मतलब जितना रोबोट को आता है ना, इतना कर दो हो जाएगा। हमको यूट्यूब पर वीडियोज रहते हैं कि हाँ बना के इस तरह से डाल देना, और खास कुछ आता नहीं। 22 मई को हमने अचानक देखा कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है रिपोर्ट ऑन खान सर, कोई उल्टा सीधा कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है। अब एक्चुअली हुआ क्या था ना कि हमने मई में कुछ वीडियोस बनाए थे। अब यूट्यूब पर क्या है ना कि लोग कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग के क्लासेज जो होते हैं ना, हम लोग एक यूट्यूबर तो है नहीं, अब एक साधन है यूट्यूब पर पढ़ाने का। हम लोग तो एक टीचर है, लंबे क्लासेज रहते हैं, तो उसमें इजीली किसी के लिए होता है ना, उस क्लास का कुछ काट लो, इस क्लास का कुछ काट लो यहाँ पर, तो वो काट के और रिलीजियस उस पर इसको लोगों को डाल दिया गया। हमको तो उस समय बहुत खराब लगा कि हमने ये तो कहा नहीं है। अब मजाक, अब जैसे स्टूडेंट है, मजाक मजाक में बोलते रहते हैं सर आपका ओरिजिनल नाम क्या, तो स्टूडेंट को अधिकार है वो हमसे पूछ सकते हैं, तो हम लोग मजाक में कुछ कर देते, लेकिन गधों को ये भी समझ में नहीं आया कि मजाक में और रियलिटी में अंतर होता है। स्कूल जाएंगे सब तब तो पता चलेगा। जिन लोगों ने ये क्रिटिसिज्म उठाया था कि खान सर हैं या ये हैं, अमित सिंह है, या उन लोग को तो कोई खास जनसंख्या के जनगणना के काम में आते हैं वो लोग। बस धरती के बोझ कहे जा सकते हैं लीजिए वहाँ पर। अब उन लोगों ने सवाल उठा, अब आप किसी को लॉजिक कब दे सकते हैं जब सामने वाला पढ़ा लिखा है तब तो। बिल्कुल बिल्कुल। और अब पढ़ाई लिखाई नहीं रहेगा तो उसको क्या समझा सकते हैं। लेकिन हमको बड़ा खराब लगा कि उन लोगों ने अपने पैर पे जाले कुल्हाड़ी मारा। रीजन क्या था कि हमने वहां पर समझाया था कि जैसे जैसे रेडिकुलेशन होगा पाकिस्तान या अफगानिस्तान में, स्थिति वहीं की खराब होगी। और ये गधों ने कभी स्कूल गए नहीं हैं
और ये उल्टा सीधा काम करेंगे, कोई सब्जी बेचेगा, कोई पंचर साटेगा, कोई कुछ। तो इन लोगों ने क्या किया ना, पाकिस्तान शब्द, क्योंकि वो तो पूरा टॉपिक पाकिस्तान का था और ये अप्रैल की वीडियोस थी, उसको इन्होंने कह दिया कि देखिए इन्होंने मुसलमानों के लिए कहा। हम उन लोगों को यही समझाना चाहते थे, भाई इसमें मत पढ़ो, वरना जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पूरी वीडियो देखेंगे और फिर तुम ही को कहेंगे कि तुम पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों कर रहा है। बिल्कुल सही इसमें बात है। मेरी बदनामी कुछ समय के लिए है, जब तक कि लोगों ने पूरा नहीं देखा, बाद में तुमको बहुत पछताना पड़ेगा। और फिर तुम ये मत करना कि फिर हमको कोई पाकिस्तान क्यों भेजने लगता है, कोई श्रीलंका क्यों भेजता है। भाई तुमको वहां बोले हैं, तुम आधा वीडियो देख के तुम उसके लिए छाती पीटोगे तो लोग तुमको भी पूछेंगे। हम तो सबसे पहला उनको समझा रहे थे, भैया भेड़ चाल में मत फंसेगा। तो हुआ भी वही। सच थक सकता है, सच को लोग परेशान कर सकते हैं, सच कभी पराजित नहीं हो सकता है। तो लोगों के आगे आई, लेकिन वो दौर बहुत खराब था। मम्मी एकदम मेरी टेंशन में आ गई थी, मतलब मत पूछिए। मीडिया वाले लोग को तो अपनी टीआरपी पड़ी रहती है, बस और कुछ वो लोग ये नहीं देखेंगे कि सामने वाले को कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा या कोई, बस हमारा चैनल चलना चाहिए, टीआरपी जबरदस्त होनी चाहिए। बिल्कुल सी बात है सर। यहाँ पे एक छोटी सी कविता है जो हम कहना चाहेंगे। समझ सके ना शब्दों को वो मौन की भाषा क्या जाने, शब्दों में मुखरित भावों की अनुपम परिभाषा क्या जाने। नहीं शब्द निरर्थक शब्द मात्र, ये है व्यक्तित्व का आईना, जिन्हें शब्द दिखे नहीं भाव दिखे, वो मन की भाषा क्या जाने। वाकई सर ये कविता उन लोगों पे बिल्कुल सटीक बैठ रही है। वो शब्द पकड़ रहे हैं आपके, भावों को समझना उनके वश में नहीं है, वो समझ भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल सी बात है। एजुकेशन से इतना दूर जा चुके हैं जिनको कभी लौट के नहीं आ सकते। बिल्कुल और हमने कभी कोशिश भी नहीं किया, आपने अगर दोबारा भी देखेंगे तो हमने कभी कोशिश भी नहीं किया उन्हें समझाने का, क्योंकि हमें पता है वो कभी नहीं समझ सकते। बिल्कुल सी बात। और हमारे खुद के टीचर कहते थे, रे पढ़ लेना तो गोबर उठाइए, भोजपुरी में बोलते थे। हम उनसे जाकर लड़ गए, आप हमको गोबर उठाने की बात कर रहे हैं। सही तो बोल रहे थे, नहीं पढ़ते तो क्या करते हैं। बिल्कुल सी बात है। केवल जी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी भूखा नहीं मरता। पागल को भी पता है कि हमको ये उठा के खा लेना है, जानवर भी खा लेते हैं। तो यही जिंदगी थोड़ी होती है। बिल्कुल सी बात है सर। सचमुच में आपको सुनना सच में बेहद खुशी देती है, आप सचमुच में लाजवाब हैं सर। यहाँ एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे सर, आपके लाइफ की वो पहली सफलता कौन सी थी जिसने आपको ये कॉन्फिडेंस दिया कि अब तो बस दुनिया फतेह तय है, अब तो जंग जीत लिया हमने। सर देखिए, हम आपको होता क्या है ना कि आदमी जब जाता है किसी भी रास्ते पे, तो उसे ये नहीं पता रहता कि जो आज हमने ये जो हम सफर झेल रहे हैं या कठिनाई झेल रहे हैं, ये कल को हमसे कोई पूछेगा। लाइफ में हम भी कभी देखते थे बचपन में, यार इंटरव्यू कैसे लिया जाता है किसी का। अच्छा। तो अजीब सी फीलिंग होती है। बिल्कुल। क्लास 8 से पहले हम बहुत ही वीक स्टूडेंट थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम 8 में आने के बाद बटा पे का जोड़ सीखे थे, 2/3, 3/4 ऐसे करके। वरना हम ऊपर वाले को ऊपर वाला, नीचे वाले को नीचे में ऐसे जोड़ देते थे। फ्रैक्शन वाला जोड़ नहीं पता था। लेकिन 9th में जब आए ना, तो मेरे पिताजी ने कहा कि सैनिक स्कूल, तुमको फौज में जाना है तो तुम्हारे पास सैनिक स्कूल करना पड़ेगा। तो हम पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हमें जाना फौज में था। उसकी वजह से हम पढ़ना चालू किए और 9th में हमको ना पढ़ाई से प्यार हो गया। और उस समय हमको लगा नहीं यार पढ़ाई तो बहुत मस्त चीज है, नहीं आता है तब दिक्कत हो जाता है। तो वहाँ 9th और 10th में ना जो बूस्ट अप मिला ना, तो ऐसा लगने लगा नहीं हम लोग कुछ कर लेंगे। और क्लास में जो लड़के जो थे या जो फिर जिन्हें जो हम बहुत देखते थे कि ये बहुत पढ़ने में तेज है, बाद में पता चला तू भी तो यही पढ़ रहा था, हमको नहीं पता था यहाँ। सही बात। और 9th 10th में जो पढ़ाई किए ना, तो एक पढ़ाई से लगाव हो गया। हम सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप पढ़ाई से तभी भागोगे जब आपको पढ़ाने, जब समझ में नहीं आता। बिल्कुल तो भागिए नहीं। लड़का क्या करता है, जो समझ में नहीं है तो उसको कल पे टाल देता है। हाँ। और आज भी हमने जिस चीज को कल पे टाला है वो आज तक अटका हुआ है, कल पे नहीं टालना चाहिए। बिल्कुल सी बात है। और जिस दिन समझ, और इंटरमीडिएट में हमको आज भी याद है, हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पढ़ाई किया तो 11th में पढ़े। मतलब क्या पता है, रात 2-2 बजे उठ के आदमी पढ़ लेता था, एक शौक था बस वही। बिल्कुल। और वहीं पे लग गया था कि नहीं अब तो कहीं ना कहीं आदमी कुछ ना कुछ जगह सेट ही हो जाएगा। क्या बात है। तो ये शुरुआती दौर में एक बूस्टअप था, वो भी मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए जो 9th में आके गुड़ा भाग सीखा। हम 9th में आके ना, हमको हिंदी सही से पढ़ने नहीं आ रहा था। हम रीडिंग जब लगाया जाता था ना, हम क्लास में से उठ के भाग जाते थे। मेरी रीडिंग स्किल बहुत खराब है, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। हम एक लाइन लिखते हैं उसमें कहीं 2-4 जगह हमेशा गलती होता है। लड़कों से भी पूछ देते हैं कि भाई क्या लिखना है, यहाँ कुछ भी गलती। हम ज में और य में अंतर समझ में नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है हमको। 53 लिखना रहेगा 35 लिख देते हैं। मतलब सच में बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। लाइक हम आज भी सर, हम आपको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हम कि एक अखबार लेंगे और उसमें पढ़ेंगे, हम 10 लाइन पढ़ेंगे तो उसमें कोई त्रुटि ना होगा। ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं है, समझ में आता है, बट वो एक समझ की चलिए एक तरह का आप उसको बीमारी कह लीजिए। वो हम 10 लाइन भी पढ़ेंगे ना, उसमें 4-5 जगह हम गलती पढ़ देंगे।
या उसके भाव को मिला के पढ़ देंगे। और लिखेंगे तो ऐसा, लिखने में तो एक लाइन में कम से कम 4 जगह मात्रा गलती करेंगे। हमारे टीचर थे, पढ़ाती थी जो हिंदी, मेरे नोट्स फेंक देती थी, गधा कहीं का फेल होके आएगा तुम यहाँ पे। तो सब दोस्त कहता तुमको माइनस में नंबर मिलेगा, तुम्हारी आधा इतना गलती लिखता है कि नंबर कट जाएगा वहाँ पे। बहुत हमको तकलीफ हुआ। लेकिन जब मैट्रिक में हम थे ना, तो जिसने भी मेरी कॉपी चेक किया होगा उसने भाव को पकड़ा होगा। और हिंदी में हमको सबसे ज्यादा डर लगा था, 80 नंबर आया था मेरा हिंदी में। क्या बात बहुत खुशी हुआ हमको। क्या बात। तो अगर आपके पास भाव है ना, वो सही मायने रखता है। क्या बात। यहाँ से 2 बातें निकल के आती है सर। पहली बात तो ये कि आपके अंदर जो कमियां हैं उसको अगर बेहतर बना सकते हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपने किन्हीं कमियों की वजह से इंसान जीवन भर असफल रह जाए। कुछ बड़ा कर सकता है, कुछ बहुत ही शानदार कर सकता है, जैसा आपने किया। और दूसरी बात ये कि आज के काम को कभी कल पे मत टालो, बस बिल्कुल सी बात है। और वो कहा भी गया है ना कि आज बदलने से तो बदलती किस्मत की भी रेखा है। अरे आज को कर ले तू अपना, कल को किसने देखा है। बस आज पे फोकस्ड हो जाइए, नो डाउट चीजें बेहतर हो जाएंगी। बहुत बिल्कुल सी बात है सर। जोखिम जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। आपने भी अपने जिंदगी में कई सारे जोखिम लिए होंगे। सर जानना चाहेंगे आपके लाइफ का एक ऐसा रिस्क जिसने आपके पूरे जिंदगी को बदल दिया, उसके बाद मतलब वो टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ का, वो क्या था? सर टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में 2 बार आया जी। एक बार आज से 13-14 साल पहले हम शुरू से पढ़े थे सीबीएसई बोर्ड से, और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ जरूर रहे थे, बट वो इंटरेस्ट नहीं था। हमको याद थे क्वेश्चन आंसर, आज भी हमको क्लास 5 के क्वेश्चन आंसर इंग्लिश वाले याद है। रीजन क्या है कि हमें समझ में नहीं आता था। इतना जी जान लगा के याद किए थे ना कि वो याद है अभी भी। क्या कहना चाह रहा हमको नहीं समझ में आता था। हम बोलते थे इंडिया इज ए गुड सिटीजन, हम गरीब पागल है, इसका मतलब कहाँ से हो सकता है, हमको समझ में नहीं आता था। हम 9th में जब इंसान जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। वही डिसाइड करता है वो सीबीएसई बोर्ड में जाएगा कि हिंदी मीडियम या स्टेट बोर्ड। हम 10 दिन तक सीबीएसई बोर्ड से ही थे, लेकिन जिस दिन फॉर्म बनाना था ना, अगले दिन सीबीएसई बोर्ड का फॉर्म बनाना था। हम उस दिन कहे कि हम सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। मेरे घर वाले कहीं तो पगला गए। मतलब उनको एक बड़ा तूफान आया होगा उनकी जिंदगी में, लगा होगा कि इसको हम पढ़ाना चाह रहे हैं सीबीएसई से, अचानक से हम लोग को ऐसे दिख रहा था, ये नर्सरी से पढ़ा तुम सीबीएसई में, आज कल तुम्हारा फॉर्म भरा रहा है, आज तुम पगला गया कह रहा हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे। हम कहे हाँ हिंदी मीडियम। अगर हम वहाँ गए रहते ना तो हमको पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड गलत है या इंग्लिश मीडियम, उनके लिए जिनको अच्छे से समझ में, हमको नहीं आता था समझ में। ऐसा नहीं थी कि इंग्लिश नहीं समझ, बट उतने जो फ्लुएंटली थी जो नहीं, हमने छोड़ दिया और आ गए हिंदी मीडियम में। और यहीं से बहुत सब चीज़ रहना, एक मेरा ये टर्निंग पॉइंट था। दूसरी टर्निंग पॉइंट थी कि हम लोग जो डिफेंस के बाद कई लोगों ने कहा कि तुम एक काम करो, अब तो डिफेंस, हमसे कहा कि नौकरी काम कर, कोई नौकरी ना हो पाएगा हमसे, क्योंकि हमको नौकरी वही चाहिए जो हमारे पास कंधे पे बंदूक रहे। और हमारा सीनियर हमको कुछ बोलेगा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम ऊंचे आवाज में केवल राष्ट्रगान सुन सकते हैं, बाकी ऊंचे आवाज में हम किसी की बात नहीं सुन सकते हैं। शुरू से था हम नहीं कर। तो उसके बाद हमने कोचिंग लाइन्स में यहाँ पे आया, और हमको याद है हम आयुष नाम के एक लड़का को होम ट्यूशन पढ़ाते थे। 6 किलोमीटर पैदल जाना होता था दोपहर 3 बजे। क्या बात। और वो क्लास 1 में पढ़ता था और 600 रुपये मिलता था। बट वो 600 रुपये से जो पेट भरता था ना, आज 5 स्टार होटल में भी वो खाना नहीं आता नहीं लगता है। वो पैसे बहुत, मतलब वो लगता था कि नहीं, एक हफ्ता पहले से इंतजार हो जाता था कि अब 600 रुपये में। 600 रुपये में धीरे धीरे मिसयूज भी बहुत लोग करते थे। अब किसी के पास गए, एक आदमी कहे कि हमारे 5 बाल बच्चे हैं, उनको पढ़ा दीजिए, 2 घंटे पढ़ाइएगा, 800 देंगे। हम कहे यार क्या बात करते हो यार, फिर भी कहे चलो भाई दो, कुछ तो मिल रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल सही बात। एक ये हो गया। और लाइफ में हम कहते हैं कि सबको, किसी को भी, चाहे वो किसी भी फील्ड में, खाली मत बैठो। हमने अपने लाइफ में कभी खाली नहीं बैठे। ये बड़ी बात। 9th में थे, सैनिक स्कूल की पढ़ाई, तो अपनी 9th का भी सिलेबस देखना, उसके कंपटीशन को भी देखते रहे। 10th में गए, हमको पॉलिटेक्निक निकालना है, तो 10th भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक भी पढ़ रहे हैं। तो 10th जो नॉर्मल लड़का पढ़ रहा है उससे तो जेन्युइन हमको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है पॉलिटेक्निक। बिल्कुल सी बात। इंटर में पढ़ाई करने लगे तो AIEEE और IIT भी देखना है, उसको देखो साथ में NDA भी देखते रहो। ग्रेजुएशन में गए तो भाई हम सोचे कि चलो एक बार CDS में ट्राई मारते हैं। तो हमको बाद में पता चला कि मेडिकल में छटोगे ना तो तुम कहीं नहीं रहोगे। हमें लगा कि थोड़ा सा CDS में, कुछ लोग जितना होता है ना, डूबते को तिनके का सारा, कोई सांत्वना देने के लिए कह देता है अरे CDS में इतना नहीं देखा जाता। तो ग्रेजुएशन में CDS की तैयारी करना, सब चीज तैयारी हो गया, फिर पता चलता है कि हाथ टेढ़ा नहीं छटोगे। तो मेरे साथ ये जो एकेडमिक चीजें चल रही थी ये तो थी, बट साइंस का नॉलेज इसलिए ठीक ठाक हो गया क्योंकि पॉलिटेक्निक, फिर इंजीनियरिंग, AIEEE, IIT, तो यहाँ से साइंस बैकग्राउंड हो गया।
एनडीए में जीएस वगैरह हो गया, सीडीएस में सेम यूपीएससी है जीएस हो गया। हमको पता ही नहीं चला कि भाई हमको ये जो बगल में लेके चल रहे थे, जिन्होंने डायरेक्टली मेरे लाइफ में कभी एंट्री नहीं किया, ना सैनिक स्कूल, ना पॉलिटेक्निक, ना आईटी, इन्होंने हमको हर चीज दे दिया यहाँ। तो हम सबको कहते हैं आप जिस फील्ड में हो, टाइम मिले कुछ भी सीखो, कुछ भी। क्या बात। हम लोग तो खाली टाइम में बैठे थे 10 दिन तक गाड़ी चलाना सीख गए, जेसीबी सीख गए। किस काम में आएगा हमारा जेसीबी सीख ले? बट लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ भी हम सीखते हैं कभी ना कभी सर वो लाइफ में जरूर काम में आ जाता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि जो आपने बोला कि आप एक्स्ट्रा करते थे, तो ये भी सच है कि जब आप लाइफ को एक्स्ट्रा दोगे ना तो लाइफ आपको रिटर्न में एक्स्ट्रा देगी। और जो आपको मिला है, नो डाउट आप आर्मी में जाना चाहते थे, आज मतलब इतना कुछ है कि मत पूछिए। मतलब ये सारी चीजें उसी एक्स्ट्रा का परिणाम है। हम जब क्लास 6 में पढ़ते थे, मेरे पिताजी ने उस समय हमको कंप्यूटर सिखाने के लिए भेज दिया। जिस वक्त हम लोग 6 में पढ़ते हैं, आज से 15-16 साल पहले की बात है, उस समय कंप्यूटर का इतना प्रचलन भी नहीं था और मेरा बाल झड़ने लगा था और टाइपिंग भी सीखते थे। मेरी ये कानी उंगली ना मोच आ गई थी, क्योंकि टाइपराइटर उस समय होता था, मशीन टाइपराइटर, उसमें कैपिटल लेटर लिखने के लिए सिर्फ दबाइएगा ना पूरी मशीन उठ जाती थी, तो काफी हार्ड होता था। मेरे छोटे थे, मेरी उंगली मुँह चुक गई। मम्मी पापा को बहुत बोली, इतना छोटा लड़का इतना बोझ डालेंगे। पिताजी ने क्या किया ना, अगले दिन हमको कंप्यूटर में एडमिशन करा। आज हमको ये हाल हो गया कि हमने यूट्यूब पर आज हमारा 12 मिलियन क्रॉस हो गया, आज तक किसी की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ये सारा कुछ सब खुद से वीडियो शूट करना, अपने से कैमरा खोलना, एडिट करना, सब कुछ सही हो जाता। मतलब सारा प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, सारा कुछ आप करते हैं। A to Z। मतलब सच में ये इंस्पायरिंग है। ये बहुत सारे उन यूट्यूबर्स को एक मैसेज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी टीम होगी, हमारे पास बहुत बढ़िया मतलब कैमरा होगा, चीजें होंगी, तब जाके शुरू करेंगे। बट मतलब आपके पास आप रहने चाहिए। आप बिल्कुल आप हैं तो टीम है। क्या बात है। मतलब आप अकेले सब कुछ है। आसमान है तो सितारे हैं। क्या बात है। आप आसमान बनिए। क्या बात है। अगर सितारे नहीं भी रहेंगे ना, आपका वजूद जिंदा रहेगा। बिल्कुल सी बात है। और ये परिस्थितियों की क्या औकात है सर, अगर आपके अंदर हौसला है, बस उनके लिए इतना ही कहेंगे सर, तुम लाख कोशिशें कर लो हमें नाकाम करने की, अरे मैं तो उड़ता हुआ परिंदा हूँ, ये पंख तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी सांस बाकी है। सर सच लोगों ने हमें धक्का दिया ताकि हम डूब जाएं। बिल्कुल सी फायदा ये हुआ कि कम वक्त जिंदगी में तैरना सिखा दिया। सच में बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात। सच में आपको सुनना, खुद को ऊर्जावान करना है। सच में बहुत ही मजा आता है जब भी आपसे मिलते हैं। लगता है कि ये मुलाकात का सिलसिला ये आप एक्चुअली आप टीचर हैं। बिल्कुल, तो आप एक टीचर दूसरे टीचर की फीलिंग को समझ सकता है कि टीचिंग लाइन में कितनी सारी कठिनाइयां आती हैं। आप कुछ भी कीजिए, आपको बाकी के लोग दबाना चाहेंगे। आप स्टूडेंट की भलाई करने के लिए सोचेंगे। आप भी टीचर रहे हैं, स्टूडेंट को सोचेंगे कि कम फी में हम दे दें। बिल्कुल सी बात। 4 आदमी बोलेंगे आप इतना कम में क्यों दे रहे? अरे भैया हमारी कोचिंग फ्री में बांट दे। बिल्कुल सी बात है। बिल्कुल सी बात है सर। यहाँ पे एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि खान सर आज नो डाउट एक बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन आप कॉलेज लाइफ में कैसे अपने जीवन को जीते थे? आप कॉलेज लाइफ में कैसे थे? नो डाउट आज बहुत सारे बच्चे कॉलेज में हैं और आपका ये मैसेज जो जैसे भी आप कॉलेज लाइफ में थे, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट आज के लाइफ पे जरूर है, क्योंकि आप जो कॉलेज में करते होंगे कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट होता है आपके भविष्य पे। तो प्लीज सर बताएं कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसे थी? देखिए कॉलेज लाइफ में हर इंसान कोई ना कोई गलती करता है। हमने कॉलेज लाइफ में क्या किया ना, जो सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट था हम उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी देते, जैसे फिजिक्स। हमने कॉलेज लाइफ में ना खूब फिजिक्स पढ़े, मान लगा के एकदम फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री पढ़ते थे। मैथ्स को बहुत कम ध्यान दिए, जिस वजह से ना मैथ्स से धीरे धीरे लगाओ। आप किसी को समय देंगे, आपको वो आप उसके क्षेत्र में जाते जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैट्रिक में या 10th में जो हमारे दोस्त होते हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा समय दिए, उसके बाद उनको समय नहीं देते तो चेहरा भी भूलने लगता है। बिल्कुल सी बात। जबकि वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़े रहते हैं। तो हमने भी यही गलती है कि जो मेरा अच्छा लगता था उसमें जी जान लगा के पढ़ते थे, जो कम रहता था उसको ऐसा नहीं देते। इस वजह से थोड़ा परसेंटेज भी गड़बड़। मेरा बीएससी में, हम साइंस से थे, बीएससी में 49% है। 49 बस एकदम हम एकदम उदास थे। हमारे टीचर के पास गए ना, तो टीचर ने कहा कि पागल है तुम, स्कूल में छोड़ना, लाइफ में टॉप कर। क्या बात है। ये बहुत ही शानदार चीज। मेरे टीचर हमारे दोस्त की तरह है। क्या बात है। और ये सर सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि जब वैसे तो मित्रों को कहा ही जाता है कि वो हमारे शिक्षक होते हैं, और जब शिक्षक आपके मित्र बन जाए ना तो फिर जिंदगी शानदार हो जाती है। हम भी आज भी अपने स्टूडेंट से यही उम्मीद रखते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक प्रोटोकॉल फॉलो, बट एक लिमिट के अंदर वो एज हमारे फ्रेंड ही रहते हैं, हंसी मजाक ये वो। हम तो कभी कभी कोई लड़का देखते हैं इसमें लंच टाइम पे या फिर
क्लास के बीच में गैप रहता है, खाना खाता तो जाके उसमें से खा लेते हैं। क्या बात है, बहुत, वो भी खुश, हम भी खुश। बिल्कुल सी बात है, उसको माहौल लगना नहीं चाहिए कम स्कूल में। बिल्कुल सी बात है। कॉलेज लाइफ में मतलब आपकी क्या दिनचर्या रहती थी? लाइक जैसे आज के बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही वक्त वेस्ट करते हैं अपना किसी को घुमाने में, कहीं पार्क में तो कहीं रेस्टोरेंट में, मतलब आप उस दौरान बेसिकली क्या करते थे? उस दौरान हम लोग के पास पैसा वैसा नहीं रहता था, सेकंड हैंड साइकिल थी, लोअर पहन के जाते थे, लोअर वाले लड़का को कोनो लड़की ना पूछती है। यहाँ कहीं जेब फट गया तो मम्मी सिल देती थी। यहाँ हो गया रिश्तेदार में किसी का मतलब कपड़ा उपड़ा बच गया तो हम लोग को दे देते थे, पहन लो। उसका कपड़ा उपड़ा पहन के आदमी ग्रेजुएशन हो गया, दूसरे के रिश्तेदार का, तो दूसरे का कपड़ा पहनेंगे तो पता चल जाता। साइकिल उठा के जाते थे पहले इधर कॉलेज से पढ़ के आए तो फिर थोड़ा बहुत आराम किए। फिर हमारी एक आदत अच्छाई भी कही है, खराबी भी कही है। हम कॉलेज में जो पढ़ाया जाता था उसको रफ में लिखते थे और घर आके फेयर करते थे। सब बोलते थे तो वहीं का नहीं फेयर करता है। हम के वहां भी एक बार पढ़े हैं, फेयर करते समय यहाँ भी पढ़ लेंगे। हमको रिवीजन थोड़े करना है, अब केवल रिवीजन करेंगे तो किसी दिन दिमाग से उतर जाएगा। फेयर करने के बहाने तो ये हो गए। और हमने कंसिस्टेंटली कभी नहीं छोड़ा। मेरे रिश्तेदार में कितने लोगों की शादी पड़ी, मतलब ग्रेजुएशन और इंटर के बीच में, मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन के बीच में किसी की भी शादी पड़ी, किसी में नहीं गए थे। मतलब मैक्सिमम फोकस आपका अपने स्टडीज पे होता था और प्रैक्टिकल नॉलेज पे। लाइक कॉलेज में कुछ ऐसा, जैसे कि कॉलेजेस में जनरली प्रैक्टिकल्स होते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? हमारे सर प्रैक्टिकल, हम लोग के अश्वनी सर थे और सुभाष सर थे। ये लोग फिजिक्स में प्रोफेसर मतलब होता है, प्रभात सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे। इन लोगों ने ना प्रैक्टिकल को, हम कहिए तो हमारे पास लैब रूम की चाबी रहती थी। क्या बात, इन लोग से इतना लगाव था ना हम लोग को, चाबी खोल के गए, कुछ करते रहे। टीचर्स हमको ना अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन मिले। दो चीज तो हमारे पास है, टीचर्स और दोस्त। क्या बात है, यही दो लोग मिले, बाकी सब चीज तो उनके रहने की वजह से वो मिल गया हमको। नो डाउट। बट ये लोग बहुत अच्छे थे पढ़ाई के, और हमने कुछ सारे लड़कों को भी कहते कुछ भी पढ़ना है, तू कुछ भी पढ़। हमारा वो हम साइंस के स्टूडेंट थे, हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते थे। गद्दाफी के समय लीबिया का युद्ध हुआ, उस समय मिस्र में कभी आज से 10-12 साल पहले की सब, उसको मेरी मम्मी कहती तुम्हारा सिलेबस क्या है, पापा कहते थे क्या पढ़ रहा है, फिर पापा कहते ठीक है चलते रहो। कुछ भी रखिए, खाली मत रखिए। ये वीडियो बड़ी गेम अच्छी बात खेलेंगे कि उससे क्या फायदा, खाली मत रखिए। खुद को खाली मत रखिए, इंगेज रखिए, कुछ भी कीजिए, अपने आप को मल्टीटास्किंग बनाइए अगर आपके पास वक्त बच रहा है तो। देखिए हमारे दादाजी क्या बोलते थे कि बांस जो होता है ना, बांस जब वो बच्चा रहता है ना तो उसको हम लोग कोइन बोलते हैं देहात के भाषा में। वो पतला रहता है तो उसको जितना मोड़ना है जिस साइज में मोड़ लीजिए। और अगर आप सोचेंगे नहीं 10 दिन बाद मोड़ेंगे तो वो मोटा हो रहा है और ज्यादा लेट कर देंगे ना तो फिर आप मुड़बे नहीं करेगा। तो लड़कों को जितना जल्दी मोड़ना है भाई साहब मोड़, जिधर जाना है जा, लेट मत कर तुम, आप नहीं मुड़ पाएगा। हम अभी भी कहते हैं, खुद अपने आप को कहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में जितना मेहनत कर दिए हम लोग उसका अभी 20% भी नहीं होगा। और वो स्टूडेंट लाइफ में जो आपने मेहनत करा उसका इम्पैक्ट तो अभी के लाइफ पे होगा ही। अब नहीं हो पाएगा साहब, हम लोग बांस बन चुके हैं, ज्यादा मोड़ेगा कोई टूट जाएगा। बिल्कुल सी बात है। उन बच्चों के लिए जो अपना अभी वक्त कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं, उनसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, सर अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो सुसमय सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। अरे आएगा क्या समय, समय तो चला जा रहा है। समय कभी नहीं आता है, लोग कहते हैं वक्त आएगा तो पता है, वक्त जाता है, जा रहा है, गुजर, समय तो चला जा रहा है। किसका इंतजार कर रहे हो यार? बहुत लोग कहते हैं कि राइट टाइम का वेट कर रहे हैं यार। व्हेन यू स्टार्ट दैट इज द राइट टाइम, यू शुड इनिशिएट एक्चुअली, है ना? द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग इज राइट नाउ। राइट नाउ, एग्जैक्टली, ये बड़ी चीज है सर। सर यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं अभी पूछने जा रहा हूँ आपसे कि सर आपके सपनों का भारत कैसा? देखिए हमारे सपनों का भारत क्या है, जैसे मान के चलिए कोई हवाई जहाज से किसी को ढकेल दीजिए तो उसके पास एटलीस्ट एक पैराशूट होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी वो सोच रहा कहीं गिरे एटलीस्ट पैराशूट दे दे भाई, हम जंगल में गिरे कहीं उसके बाद हम समझे, पहले गिरने के बाद सलामत तो बचे। बिल्कुल। हर इंसान के पास भारत में एक ऐसा स्किल्ड होना चाहिए कि उसको जिंदगी में कुछ ना हो तो उसके बदौलत वो जी सके। किसी के पास टाइपिंग स्किल हो सकता है, शॉर्ट हैंड हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, सिलाई हो सकता है, स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड नहीं तो तुम कूदे हो इस जिंदगी में बिना पैराशूट के, गिर के मरेगा तुम कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही बात। स्किल्ड होना चाहिए। जेट सपोज हमारे पास क्या है, स्किल्ड में एक चीज की स्किल्ड है, टीचिंग है। टीचिंग है वहाँ पर, वो टीचिंग में तो कभी वो चीज होना। अब स्किल्ड में भी क्या अपडेट होते रहना चाहिए। हम लोग में भी 5 साल पहले जो पढ़ाए थे अभी में क्या है वो चीज नहीं है। इसके अलावा 2-3 स्किल्ड आ गई तो सही है, उसके बाद आपको जो करना है करिए। एक पैराशूट है लाइफ में, सबके पास एक स्किल्ड रहना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए।
क्योंकि अब देखिए कि सरकारी स्कूल या फिर गवर्नमेंट है, उसमें एक स्टूडेंट का एजुकेशन का लेवल ही गिरा हुआ है, जाने के तुरंत लग जाता है कि सरकारी स्कूल है। बिल्कुल बिल्कुल ये इसमें सुधार की जरूरत है बहुत ज्यादा। बिल्कुल सी बात है। मतलब दो चीज़ें कि अगर आप देखना चाहेंगे इस भारत को, तो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही हो, वहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही हो, और नो डाउट आप ही का कहना है कि जो एक शिक्षित व्यक्ति है कहीं ना कहीं वो समाज का निर्माण करता है, तो बाकी चीज़ें अपने आप निर्मित हो जाएगी। एकदम बिल्कुल सी बात है सर। बस इतना कहेंगे सर कि आपसे जो आपके सपनों का भारत सुन रहे थे, सच में मुझे रोमांचित कर रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये कहेंगे कि सर आपका कोई भी सपना अधूरा ना हो, आपका हर ख्वाब पूरा हो सर। जरूर पूरा हो। बिल्कुल सी बात है सर। सर यहाँ पे आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये दिनचर्या कैसी है, आप मतलब मॉर्निंग टू नाइट कैसे बिताते हो? मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं आप हाईली पैक्ड शेड्यूल फॉलो करते हो। सुबह हम उठेंगे तो जब मेरा कोई भी जो काम शेड्यूल रहता है उसके 1 घंटा पहले हम उठ जाते हैं। 7 बजे से अगर क्लास चालू है तो हम 6 बजे उठ जाएंगे। इसमें पढ़ाना क्या है, पहले देख लेते हैं कि लड़कों को जो पीडीएफ देना रेडी है या नहीं, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। फिर पढ़ाना क्या है, फिर सोचते हैं कि लड़कों को कौन सा एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि ये गधे तो आधा घंटा सुबह उठते फोन पे बतिया के आए हैं, से तुम उठ गए कि नहीं, हम खा लिए। इनको वैसे ही समझाना पड़ेगा। तो इनको कैसे समझा सकते हैं, यहाँ पर कैसे डांटेंगे, बोलेंगे कब टेस्ट ले, एक मतलब जो पढ़ाना है उसका शेड्यूल देख लिए। इसके बाद क्लास में पढ़ाने आ चले, हर क्लास के बीच में 5 मिनट की गैप रहते हैं। उस 5 मिनट में अपना थोड़ा थोड़ा करके नाश्ता कर लेते हैं। 3 बार में नाश्ता खत्म हो जाता है, पार्ट बाई पार्ट में। उसके बाद से फिर बीच में हल्का सा गैप रहता है, तो फिर आगे की प्लानिंग चलती है कि बच्चों को और क्या पढ़ाना है, और कभी कभी कुछ लोगों से मुलाकात वगैरह हो गई। फिर इवनिंग शिफ्ट में पढ़ाने के बाद फिर यही अब हमारा तो क्या है, हम एजुकेशन फील्ड से, तो हम दिन रात मतलब समझिए तो उसी में मेरा खत्म हो जाता है। तो जो जिस फील्ड में है उसी फील्ड में रहो ना। डॉक्टर हो तो अपने भी सोचो भाई कि आज हम 10 ऑपरेशन कर सकते हैं, कौन सी मशीनरी लगाएं कि इतने कम पैसे में इतने ज़्यादा हो सके। और जो इंजीनियर है अपने बारे में सोचा, हम तो टीचर हैं, हम यही क्या बता सकते हैं। बिल्कुल। मतलब आपका कंप्लीट जो मॉर्निंग टू नाइट का शेड्यूल होता है पैक्ड होता है। आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो गई, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करने हैं, यूट्यूब पर हो गया, एप्लीकेशन पे हो गया, ऑनलाइन ये ऑफलाइन क्लास हो गया, फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो गरीब बच्चे उनके लिए प्रोजेक्टर लगा के पढ़ा वो हो गया। क्या बात है। तो दिन रात आदमी को इसी में खत्म हो जाता है। और बीच बीच में हम लोग जैसे लोग आ जाते होंगे, उनको भी टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं टाइम, हम लोग भी आप लोग से बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ में। अगर हमसे कोई भी मिलने आता है ना, तो अभी कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों से हम जो जिस मकसद से वो आए हैं, हम उनको कभी वो चीज़ नहीं दे सकते, लेकिन बावजूद बोलते हैं लोग PR टीम वाले कि सर ये फलां जगह से आए हैं, वापस भेज देते हैं क्योंकि इस फील्ड में जाना। हम कहते हैं नहीं, भेज दो ना, 10 मिनट कुछ सीखने को मिलेगा। हम दूसरे से बहुत सीखे, बुजुर्ग लोगों से तो और मिलिए, बहुत नायाब लोग होते हैं, कुछ लम्हों में वर्षों का तजुर्बा बता के रख देते हैं, एक्सपीरियंस ट्रांसफर करते हैं, और उनको बड़ा अच्छा लगता है जब सामने वाले को पेन ड्राइव होते हैं लोग। हम किसी आदमी को देखते हैं, हम कहते हैं पेन ड्राइव है, कॉपी मार। क्या बात है, बहुत अच्छी बात सर। मतलब आपके द्वारा जो एंड प्रोडक्ट यूजर्स के पास पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट्स के पास पहुंच रहे हैं, इसके पीछे जो मेहनत लगती है, जो मॉर्निंग टू नाइट की आपके पूरे टीम की, ये सच में काबिले तारीफ है, इंस्पायरिंग है। और एप्लीकेशन में तो हमारी टीम है, एप्लीकेशन पे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें क्या क्या PDF, मेरा एक ही वो रहता है कि लड़का मेरे क्लास में आया है ना, अगर वो क्लास से निकला ना तो उसको नहीं पढ़ना है घर पे, वरना मेरे पास क्या किया है 1 घंटा, वो वहीं पे पढ़ेगा, वहीं याद रखेगा। मर भी गया है तो उठ के बोलेगा कि सर हमको याद हो गया। क्या बात, इस तरह से उसको रहना चाहिए, घर पे नहीं पढ़ना है उसको। क्या बात है, मतलब वेरी इंस्पायरिंग। मतलब ऐसे ही नहीं कहते हैं सर कि ये खान बनना आसान नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि एक इंसान जो कुछ शुरू करता है बट कुछ दिनों के बाद वो डाइवर्ट हो जाता है, अपना फोकस नहीं बना के रख पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं बना करके रख पाता है, निरंतर नहीं रह पाता है उस चीज को लेकर के, मतलब उनके लिए आपके क्या सजेशंस होंगे सर? निरंतरता का टूटने का 2 कारण है जी। पहला, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। जैसे हमारे क्लास में हजारों लड़के बैठे रहते हैं सब, हजारों मतलब 5-5 हॉल है, भरा रहता है खचाखच। मेरी तबीयत जिस दिन ठीक नहीं भी रहेगी ना, हमको आके पढ़ाना है। वो अलग बात है कि हम कह देंगे भैया आप आज थोड़ा सा आधा घंटा कम ही पढ़ाएंगे, लेकिन हमें पढ़ाना है। वो निरंतरता मेरे वजह से नहीं टूटी, वो कंटिन्यूअस इसलिए रहा कि इतने लोगों का प्रेशर है। एग्जैक्टली। एक और चीज है कि लोगों के अंदर मान के चलिए कोई काम शुरू तो कर दिए, लेकिन उस काम को करने के लिए उनके पास नॉलेज बहुत कम है। तो भाई 10 दिन 15 दिन तो जो जितना नॉलेज है उसके भरोसे चल गए, उसके बाद क्या होगा?
तो खत्म होगा तो निरंतरता खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो पहली बात आपके पास एक बैकअप नॉलेज रहना चाहिए जिस फील्ड में गए हैं वहां पर। एग्जैक्टली मतलब आपको मेहनत करना ही होगा। हाँ। आपको नॉलेज के ऊपर मेहनत करना होगा, और दूसरी चीज आप अपना सराउंडिंग्स ऐसा तैयार कर लीजिए कि आपके ऊपर एक प्रेशर हो, ठीक है, और वो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कितने लोग रहेंगे तभी वो प्रेशर होंगे, खुद से मेंटली कि नहीं ये करेंगे नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, इस तरीके का कुछ एक सीन बना सकते हैं। तो व्हाट आई फील की फोकस और कॉन्सिस्टेंसी लाइफ में दो चीज सेटल, हमारे लाइफ की दो चीजें। मेरे लिए बहुत सारे काम होते हैं अननेसेसरी भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ही काम है बिल्कुल, और कुछ उसको हम अननेसेसरी में डालते हैं। एक सीरियस वर्क मतलब जो हमारे लिए मेन जरूरी है। एग्जैक्टली जैसे स्टूडेंट्स है मेरे लिए सीरियस, बाकी सारे काम को हम साइड कर देते हैं। जैसे आप ही हैं, आप हमको 8 बजे कहिए कि सर इंटरव्यू चाहिए, कभी नहीं हो सकता है, वो मेरा क्लास है, मतलब है तो है, उसमें कोई समझौता नहीं। बीच की टाइमिंग में आप ले सकते हैं। तो जो मेरा लाइफ में सबका मेन काम हो सकता है, लेकिन उस मेन काम के बीच में अगर यमराज भी आ जाए ना तो उसको कहिए कि बबुआ ये हमारा मेन काम है, वेट करो ना तो तोरे के यहाँ रख लेंगे। इसके बाद जो मेरा टाइम है उसमें ले चलना, नहीं जाएंगे हमको ले जाए यमराज, हमको 10 से 11 में क्लास रहता है वहीं बैठा देंगे, बाहर हो क्लास खत्म हो जाएगा तब जाएंगे। ये मतलब आपको देख करके, मतलब आपका वो जो डिवोशन देख करके मुझे बस इतना ही लग रहा है कि कुछ यूं मिली नजर तुमसे कि बाकी सब नजरअंदाज हो गए। मतलब सच में बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। एक और चीज जानना चाहेंगे सर कि आज इंसान जो है अपने वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा, वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में पिस के रह जा रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि एक फैमिली एक इंसान से क्या एक्सपेक्ट करती है, वो कैसे इसको मैनेज कर सकता है? देखिए अगर आप किसी चीज को अलग अलग करेंगे ना लाइफ में तो कभी मैच नहीं करेगी। अच्छा, जब आपने पहले ही कह दिया कि अलग अलग है, तो आप अपनी फैमिली लाइफ में और आपकी जो वर्किंग लाइफ है, तो आप अपनी फैमिली लाइफ को कुछ ऐसे काम दीजिए ना जो आप थोड़ा बहुत आपके प्रोफेशनल वर्क में वो मदद कर सके, और प्रोफेशनल वर्क में भी कुछ ऐसा चीज निकालिए कि वो फैमिली से भी साथ में हो सके। तो दोनों थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाते हैं सब यहाँ पे। तो जैसे अब हमारे ही क्लासेस में कुछ भी चीज रहती है तो हम फैमिली मेंबर में भी कुछ कुछ कह देते हैं कि देखिए ये आप लोग देख लीजिए। अब जब वो वर्क को देखते हैं, जैसे मान के चलिए हमारा कोई क्लासरूम बना या फिर गर्ल्स के बैठने के लिए कौन सा जगह है, मम्मी को बोल देते हैं कि देखिए तो ये गर्ल्स के लिए ठीक है। तो जिस दौरान वो मेरे वर्किंग को देखने आएंगे उस दौरान हम उनसे फैमिली वाली बात कर लेंगे। तो दोनों को हल्का सा मिक्सअप, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और बैलेंस बनाना थोड़ा जरूरी है। जो फैमिली है उसको भी टाइम देना है, जो आपका वर्किंग है उसको भी टाइम देना है, क्योंकि दोनों के लिए है। जब आप घर के बाहर रहते हैं तो वर्किंग की वजह से, घर के अंदर रहते हैं तो फैमिली की वजह से। बिल्कुल सी बात है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम मतलब अपना लाइफ को एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दें। अपने क्या चाहिए, बस प्यार से दो बातें बोली ना, माँ बाप को खाना कम दीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए ना, एक टाइम खा के रह जाएंगे। बस इसीलिए कहा गया है सर कि माँ बाप का दिल जीत लो तो पूरी दुनिया जीत लोगे, वरना पूरी दुनिया जीत करके भी सब कुछ हार जाओगे। ये सच में बहुत ही अच्छी बात बताया आपने कि कैसे एक इंसान अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकता है। सर एक इंसान अपने जीवन में गलतियां करता है, और एक नहीं कई सारी गलतियां करता है, और आपने भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां करी होगी। कोई एक गलती के बारे में अगर आप बताना चाहें तो सर बताएं, और उसने कैसे आपको बेहतर बनाया। एक इंसान के जीवन में गलतियों का कितना महत्व है, इस बारे में बताएं सर। देखिए सर, हमको गलतियां हमने भी बहुत किया, बट उस टाइम ससुराल दिक्कत ही होता है कि रियलाइज ही नहीं होता है कि गलत है। बाद में 3-4 साल बाद पता चलता है कि हम जो कर रहे थे 100% इफर्ट करके वो गलत था। तो ये उस टाइम रियलाइज नहीं होता है। बहुत सारी गलती रही थी, एजुकेशन लाइन में भी बहुत सारा मिस्टेक हुआ। अब मिस्टेक होता है एक पर्टिकुलर फील्ड में होता है, कभी फैमिली में कुछ मिस्टेक हो जाता है, कभी बिजनेस लाइफ में किसी को कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा मिस्टेक सबको होते रहता है। लेकिन हम एक चीज़ देखें, मिस्टेक को और उसमें कहते हैं आग में घी लगा देना, जब उसमें गुस्सा आ जाए तब। ग्रेट। ये तो हमने अपनी लाइफ में यही सबसे बड़ा कंट्रोल किया, गुस्सा नहीं, ना एकदम नहीं, कुछ भी हो जाए एकदम शांति से रह जाना है। क्या बात है, सबसे बड़ा मिस्टेक यही हो जाता है। क्या बात है। बस इतना ही कहेंगे कि सूरज निकलने के बाद धीरे धीरे ढलता ही रहेगा। ये गलतियां हैं साहब, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। बस हमें करना क्या है, उन गलतियों से सीख कर जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद, खान सर को सुनने के बाद, आप अपने जीवन में भी एक शानदार परिवर्तन लाएंगे। आप उन गलतियों से सीखेंगे और आप अपने आप को बेहतर बनाते जाएंगे। गलती में क्या होता है कि अगर आप एक गलती किए तो उसको हम माफ कर सकते हैं, चलिए उसी टाइप की दोबारा गलती किए ना तो अपना जूता निकाल के खुद को मारिए। सही बात है, ये सबसे जरूरी चीज है लाइफ में। मतलब इसका मतलब है कि आप प्रीवियस मिस्टेक से आपको सीखे नहीं, आप नालायक है। सीरियस सी बात है, खुद को गाली दीजिए और आप जो बोले जूता
मारना, बिल्कुल मारना, मारने में कोई कमी नहीं। बिल्कुल सी बात है सर। यहाँ पे एक सच में ये मेरा पर्सनल हो सकता है, या हमें लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स भी चाहते होंगे कि इसके जवाब आप जरूर दें, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे फैमिली का एक छोटा सा बच्चा जिद कर रहा था कि मुझे भी चलना है खान सर से मिलने के लिए। आई वाज लाइक कि क्योंकि पूरा मेरा दिन जाने वाला था तो मैं उसे लाया नहीं, बट हाँ पर्सनली आई कैन से कि आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है छोटे छोटे बच्चों पे भी। उनके लिए कुछ खास सलाह अगर देना चाहें सर प्लीज। देखिए, माँ बाप को छोटे बच्चों को ना हर शौक से पूरा करता रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से एक दुश्मन पे नजर रखा जाता है ना, नजर रखने में कोई कमी नहीं। फौज क्या करती है, फौजियों को खाना दिया जाता है, हर चीज, वर्दी उर्दी सब चीज दिया जाता है, लेकिन वो मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। भाई आपको रखना है नजर तो रखिए वहां पे, एटलीस्ट तब तक जब तक वो सफल है, 20-22 साल तक तो नजर रखिए, एकदम सर्विलांस में, सर्विलांस पे। और सबसे बड़ा गलती क्या होता है, इंसान छोटी गलतियों को जिस दिन नजरअंदाज कर देता है। कोई लड़की गई 8 से 9 ट्यूशन है, आ रही है 11 बजे, सहेली के यहाँ थे, आप वहाँ छोड़िएगा तो कल 12 बजे आएगी। लड़का है दोस्त के यहाँ रुक गए हैं, कल दूसरे जगह रुकेगा, तब आप बाद में दोष मत दीजिएगा कि सवाल पूछने की आदत सवाल पूछिए वहां तक। आपने अपने मान के चलिए कोई लड़की है, उनके घर में घड़ी नहीं है, कल को पता चला सहेली ने घड़ी गिफ्ट कर दिया, तो कोई बात नहीं, जिस दिन बहुत बड़का गिफ्ट मिलेगा उस दिन आपका नाक कटेगा, फिर चिल्लाइएगा यहाँ पे। छोटी छोटी गलतियों पे बहुत ज्यादा, और एक्सेस पैसा नहीं देना चाहिए गार्जियंस को। हम लोग को बड़ा, एक मेरा दोस्त था और उसने जूता खरीदा 1500 का, हम दंग रह गए, यार इसके पास कितना पैसा है, 1500 का जूता खरीदा, क्योंकि उस वक्त हम लोग को नहीं थे इतने पैसे, 1500 रुपये टोटल खर्च के लिए आते थे। अब बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उस समय हम कहते यार कितना अमीर रखता है, जो चीज लेना है ले लेंगे। बिल्कुल दुनिया में ऐसा प्राइस नहीं बना जो ना ले सकता है। क्या बात है, बिल्कुल सी बात है सर। यहाँ पे हम चाहेंगे कि उन बच्चों के लिए कुछ मैसेज दीजिए, छोटे छोटे प्यारे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, उनको खास ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो उनको इनके पढ़ाई का माहौल इंटरेस्टेड बना के रखना है, बोझ एकदम टेंस बोझ नहीं उनको। वो खेलना चाहते हैं तो थोड़ा सा खेलने भी दीजिए, उसी के बीच में थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह के लिए। और जो उनके टीचर्स हैं ना, छोटे बच्चों के टीचर्स को तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा उनको इंटरेस्टिंग पढ़ाई को बनाने के लिए। और गार्जियन को भी सोचना चाहिए कि आज हर फील्ड में सक्सेस हो सकता है, थोपिए नहीं कि उसको तुमको यही पढ़ना है। अगर हमारे गार्जियन आज हमको जबरदस्ती अंग्रेजी मीडियम में ठूस दिए रहते ना, हम भी कहीं आज छोटा मोटा कहीं जाओ नौकरी प्राइवेट या सरकारी लेकर कहीं बैठल रहते, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो उनको थोपिए नहीं, वो देखिए वो क्या करना चाहते हैं। और हाँ, एक और चीज, गार्जियन को भी अगले 10 साल का प्लानिंग लेके चलना चाहिए, क्योंकि आज जो बच्चा छोटा है 10 साल बाद उसके में IT सेक्टर बहुत ज्यादा आने वाला है। तो ऐसा नहीं कि उसको आप कंप्यूटर से ही दूर कर दीजिए, क्योंकि आज से 10 साल बाद ना कंप्यूटर एक लाइफ का एक हिस्सा हो जाएगा। तो थोड़ा एक स्ट्रेटजी भी रखिए कि आने वाले 10 साल में क्या होगा, हम इसको किस तरह का एजुकेशन दे रहे हैं। उनकी पढ़ाई फ्यूचर के विजन को साथ में लेकर चलना, बिल्कुल सी बात। और एक मिनिमम लेवल तक तो एजुकेशन सबको देना है। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मेरा अब कुछ लोग का कहना नहीं, मेरा बेटा खेल की दुनिया में जाएगा। अरे भैया, खेल की दुनिया में अभी लेके जाएगा क्या IPL खेल? बिल्कुल, मैट्रिक तक तो पढ़ेगा ना, पहले यहाँ तक देखिए। और अगर और आप पढ़ाई में सक्सेस नहीं हुए, वो भी एक लाइफ का हिस्सा है। अगर आप यहाँ सक्सेस नहीं हो तो हम कैसे मान लेंगे कि आप दूसरे चीज में सक्सेस हो जाएंगे? एग्जैक्टली मतलब एक जो बेसिक एजुकेशन की बात है, एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए। ग्रेजुएशन तक तो लोगों को बिल्कुल जाना ही चाहिए, उनको एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ साथ। और बाकी इतना वक्त होता है 24 घंटे की, वो साथ साथ कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने जिंदगी में। सर, बच्चों के लिए कोई मैसेज? छोटे बच्चों के लिए? जी जी जी। देखिए, छोटे बच्चों को कहेंगे, बच्चों लोग तुम लोग खुद बदमाशी खुद करो। बदमाशी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, खूब खेलो कूदो, अपने में एंजॉय करो, यही लाइफ है बच्चों के लिए। दोबारा बचपना तो आता ही नहीं है। बिल्कुल सी बात है। बदमाशी खूब करो, क्लास में जो होमवर्क मिले उसको एकदम इसमें उसमें भी बदमाशी करो, कौन जल्दी करेगा, एकदम बढ़िया से। यहाँ पर हर चीज में कंपटीशन में, मोहल्ले में सबसे आगे निकलना है, छोटका बचवा सबको। और बदमाशी में एकदम चलते रहना, क्योंकि यही उम्र है बदमाशी का। पापा मम्मी कहे बदमाशी कम करने के लिए, नहीं, बदमाशी भी एकदम करते रहना। मन लगा के पढ़ाई करो, खेलने के टाइम पे खेलो, 1-8 घंटा बचपन में, जब होमवर्क जब तक कंप्लीट ना हो नहीं खेलो, या फिर अगर खेल के आओ तो जल्दी से होमवर्क कंप्लीट कर लो। अब मम्मी पापा अगर होमवर्क के लिए डांट रहे हैं तो ये गलत बात है। बच्चों को भी कहना चाहिए कि भाई होमवर्क के लिए अपने से करना चाहिए। और हाँ, याद रहना चाहिए कि स्कूल में अगले दिन क्या होमवर्क मिला है। हम लोग को पता चलता था जब बैग टांग लिए ना, तब याद आया। आज तो कुटाई होना निश्चित है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाता था। बिल्कुल सी बात है। तो भाव ऐसा नहीं करना लोग, अब पहले रात में देख लेना कि क्या होने वाला है। तो हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग को सबसे मरखा टीचर थे, मरखा मतलब पीटने वाले, उनका होमवर्क कंप्लीट, बाकी लोग का थोड़ा बहुत लापरवाही कर देते। नहीं तो कभी कभी कॉपी चेक होता था, लाओ किसका होमवर्क नहीं पूरा, टॉयलेट में जाके 1 घंटा खड़े रहते थे लोग। ऐसा नहीं करना लोग, सब लोग पढ़ाई मन लगा के करो।
और जैसे धीरे धीरे पढ़ाई करोगे तब तो आगे जाएगा ना छोटा बच्चा। बिल्कुल सी बात या छोटे बच्चों का अगर बेस बना रहेगा तो आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल, बहुत कम उम्र में बहुत सारे बच्चे बहुत कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अरे अभी तो मेरा 5 चल रहा है, 7 चल रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। मतलब उस उम्र में भी आप कुछ बहुत बड़ा सोच सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल, छोटे बच्चों भीड़ में नहीं शामिल होना है। आपको जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उसमें से सबसे तेज लड़का बनना है, हर चीज में, बदमाशी में भी, होमवर्क को जल्दी करने में, क्लास में, हर चीज में सबसे तेज बनना है, इनोवेशन में, बिल्कुल एकदम। खेल कूद में भी वैसे ही भाग लेना है। जैसे कोई चीज देखे, कोई क्राफ्ट देखे, बचपन में हम लोग टॉप टैंक बनाते रहते थे, ऐसे मिट्टी का सुखा के उसमें लकड़ी जोड़ के ऐसे ठेला बना दिए, कभी कुछ बना दिए, ऐसे ये सब भी काम करते रहते हैं छोटे बच्चों को। बिल्कुल सी बात है, बच्चों के लिए बहुत ही शानदार मैसेज। और सर की बात सुननी है आपको। और सर एक फोटो मैंने देखा था, बड़ा वायरल था, यहाँ तक आपको राखी बांधा हुआ था पूरा। रक्षाबंधन के दिन राखी मेरे बहुत ज्यादा बिल्कुल, सच में ये काबिले तारीफ है। इन बहनों की जो मोहब्बत मिलती है ये वाकई लाजवाब है। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे यहाँ पे कि उस वक्त आपको कैसी फीलिंग होती है जब ये बहनें इतना प्यार आपको दे रही होती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि ये बहनें ही आज अपने ही देश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, कहीं उसके साथ रेप की घटनाएं हो रही है, कहीं एक्सप्लॉइटेशन की घटनाएं हो रही है। तो मैं तो चाहूँगा कि सर इन बहनों को कुछ विशेष मैसेज दीजिए कि कैसे वो अपने सुरक्षा के इंतजाम कर सके एक बड़े भाई होने के नाते। देखिए, रक्षाबंधन के दिन तो क्लास की लड़कियां हैं, सब राखी बांध लेती हैं वहाँ पे। हमारी कोई अपनी बहन नहीं। तो अक्सर मोहल्ले में लोग को, देखिए गांव के लोग ना, झगड़ा होगा तो कुछ बोल देता है सब। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी इसीलिए तो बहन नहीं है, तुम ये, अरे भाई इसमें किसी के हाथ में रहता है भाई या बहन। सही बात, अजीब बेवकूफ। तो हमने कहा कि भाई बहन नहीं है तो क्या दिक्कत है, हम बहन बना लेते हैं। सही बात। और जब रक्षाबंधन आता है तो इतनी राखी हो जाती है ना कि वो राखी का धागा छोटा पड़ जाता है, बांध नहीं पाता है। सही बात है। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाती है, बड़ी खुशी होती है। तो लड़कियों को भी हम क्लास में भी समझाते रहते हैं, देखो वो क्लास की जो पढ़ाई है इससे आपकी नौकरी हो जाएगी, आप सेटल हो जाओगे। ये एक लाइफ का एक छोटा सा पीरियड ही हम आपको बता रहे हैं। जॉब के बाद आपकी एक लंबी उम्र है, वहां आपको घमंड, गुस्सा, ये सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सब चीजों को तो हम डांटते बोलते भी रहते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं हम लड़कियों क्यों बोलते हैं, अरे यार जो देखता है उनको लगता है हम लड़कियों को बोलते हैं, हम अपनी बहनों को बोलते हैं। सही बात। अब भाई तुम्हारा नजरिया है कि तुम्हारी नजर में वो लड़की है, हमारी नजर में मेरी बहन है, और भाई बहन के प्यार में झगड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सही बात। वो सब झगड़ा तो एकदम, शाम सुबह झगड़ा होगा, शाम को फिर चाय बना मेरे लिए। बिल्कुल सी बात। तो ये चीज होती है। लड़कियों को भी है कि थोड़ा सा एजुकेशन लेवल को अच्छा रखना, एजुकेशन को बेहतर करें, नो डाउट। थोड़ा सा क्या होता है ना कि लड़कियां काफी सेंसिटिव होती हैं, उनको मतलब बहुत ज्यादा, देखिए माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को लड़कियों को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, उनको एक थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट चाहिए। जो थोड़ा सा वो काम कर रही है उनमें आप थोड़ा सा सहानुभूति, मान के चलिए आपकी बहन ही है, किचन में खाना बना रही है, मत जाइए आप खाना बनाने, बस थोड़ा सा रोटी बेल रहे, अरे लाना हम भी थोड़ा सा, आप 2 बार बस कर देंगे, बहुत है उसके लिए। उसकी जिंदगी, बस उसको क्या चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए, बस यही थोड़ा सा चाहिए उसको। अब लोग इतना भी नहीं दे सकते तो काहे को मोछ रखे हो, मोछ तो जानवर का भी होता है। सही बात है। मतलब थोड़ा सा प्रेम हमें दिखाना होगा। और जरा सोचिए ना कि आज के वक्त में अगर कोई लड़का खुद से कह दे कि नहीं मुझे दहेज वहेज नहीं चाहिए, वो लड़की उसकी जिंदगी भर इज्जत करे। और लड़कियों को भी कहते हैं कि जो लड़का आपको दहेज नहीं दिया है, अगर कभी बिना वजह भी डांट देना तो आप ये सह के बर्दाश्त कर लेना ना कि हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, समाज में आने वाले 10 साल बाद ये मैसेज जाएगा कि जिन लड़कियों का दहेज लेके शादी नहीं होता है, जिनमें दहेज नहीं, उन लड़कियां बहुत अच्छी होती है। आप थोड़ा इसको जहर पिए, कृष्ण भगवान भी जहर पिए थे, तो थोड़ा सा इसको बर्दाश्त कर लेंगे। और क्यों ना बर्दाश्त करें, मैसेज जाएगा लड़कियों को। तो धीरे धीरे अगर ऐसा माइंडसेट हो जाता है समाज में, और आने वाले 10 साल बाद एक मैसेज कितना अच्छा जाएगा, भाई जिन लड़कियों का आदमी दहेज नहीं ले रहा है, कितना परिवार को अपने की तरह रख रही है, वहां पर कुछ नहीं जाता है। आपको समझिए कि आप लड़कियों से भी कहते हैं कि आपका 10 साल का प्लान है, अगर घर में इज्जत मिल रही है तो माँ बाप को, अपने माँ बाप से ज्यादा समझिए। कुछ नहीं जाता है कि दिल में आपके क्या है, मुंह से मैंने रखता है, माताजी पिताजी, थोड़ा सा बस यहाँ पे तो एक माइंडसेट कर लीजिए। धीरे धीरे इंसान मशीन तो है, जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल सी बात है, तभी पता चलेगा। बिल्कुल सी बात है। तो 10 साल में अगर ये लड़कियां चाहे ना, खुद ही दहेज को खत्म कर देंगी। क्या बात है। अगर किसी सास बहू में झगड़ा हो रहा है तो कोई सबसे पहले जाके अगर ये सवाल पूछा जाए, किसकी गलती अभी पूछा जाता है, ये दहेज लिए थे क्या, कहेंगे हाँ, तो सुनो तब गाली। सही बात ये है। एक माइंडसेट जिस दिन बनेगा दहेज अपने खत्म हो जाएगा। और लड़कियां कर सकती हैं ये। तो हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे सारी लड़कियों को कि भाई आप शादी से पहले एक बार धीरे मैसेज करना, भाई दहेज मत लीजिए, आपको हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपको मायके आना है, अगर दहेज नहीं लिया तो पूछ के आइए, माता जी आप 2 दिन कहिएगा तो ठीक है, 2 दिन से पहले ही पूछ लो, माता जी चले आए। ताकि धीरे धीरे 10 साल में ये मैसेज सेट हो जाता है। एक कुप्रथा को हम लोग ऐसे जीत जाएंगे। बिल्कुल। रही बात लड़कियों से छेड़खानी,
ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, बच्चों को भी समझाए कि तुम्हारी बहन को कोई अगर बोलता है तो बर्दाश्त नहीं होता है तो दूसरे की भी बहन है। बिल्कुल और गर्ल्स को भी देखिए, बारिश होता है ना तो हमें छाता लगाना चाहिए, बिल्कुल सी बात है। बारिश को रोकने का इंतजार नहीं करना चाहिए, छाता लगा के अपने का। तो कुछ ऐसे जगह है या फिर ऐसे लोग हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। और कई लोगों में तो सजा का सबसे बड़ा चीज है कि लड़कियों के प्रति जो सजा का प्रावधान है बहुत धीमा है। दामिनी जैसे कांड में एग्जैक्टली वकील लोगों ने इतना पढ़ाई कर लिया बिल्कुल। कि उनका पढ़ाई हमारे लिए सरदर्द बन गया। इतने विद्वान वकील पढ़े हैं सर कि मर्डर केस को 10 साल घिंच देते हैं। बिल्कुल सी बात। अब क्या कीजिएगा, उनकी विद्वता है, वहाँ पे ऐसा सरदर्द हो जाता है। 1 साल के अंदर अंदर आप सजा दीजिए, देखिए कैसे होता है। एसिड अटैक वाली लड़कियों को हम क्या बोलते हैं, ये हम जो बात बोल रहे हैं ये कानून के हिसाब से गलत है, बट जो एसिड अटैक लड़कियों पे हो जाता है ना, उनको जिस लड़के ने एसिड अटैक किया ना 1 साल 2 साल तो उनको बेचारी को इलाज में लग जाता है, जब तक वो 2-3 साल उसके रिश्तेदार या जो लड़का वो भूल जाता है। बाल्टी से नहला दो खानदान को, देखिए हर लड़का के ऊपर एसिड उठाने से पहले सोच लेगा आप। एक पुलिस वाला जानते हैं सर, गुंडा पर अटैक करने से पहले डर जाता है कि मेरी फैमिली है। बिल्कुल सी बात। लेकिन एक गुंडा क्यों नहीं डरता है कि मेरी फैमिली है? सही बात है, क्योंकि उसको पता है कि तो मैं कभी बच ना कभी जाऊंगा। आपको बियॉन्ड आपको लिमिट जाना पड़ेगा। बिल्कुल। आप 2 लोगों के बारे में सोचेंगे तो 10 लोगों की लाइफ खराब होगी। ट्रेन का ड्राइवर अगर पटरी पे किसी इंसान को देखता है तो ब्रेक मार के उसे जान बचा सकता है, लेकिन मारेगा तो पीछे 100 लोग मरेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे इतना कठोर सजा दीजिए इस मामले पर, इस मामले में इतना कठोर कि एक माइंड सेट बन जाए, लोगों का खून खोल जाए। आप एक बात बताइए, आप किसी के घर में चोरी कर सकते हैं, संसद भवन में चोरी करेंगे? सही बात क्या है, राष्ट्रपति भवन में एक से एक सामान मिलेगा, थोड़ा चोरी करके देखें, काट डालेंगे सब वहीं बैठ के। सही बात है। होता है कि नहीं? आप किसी भी लड़की को छेड़खानी कर देंगे, पता चलेगा लड़की का बाप विधायक है, करेंगे? सीधी बात। तो लड़कियों के मैटर पे इतनी स्ट्रिक्ट कानून होनी चाहिए कि भाई कोई हो तुमको सरेआम थूर दे, एकदम बढ़िया से थूरो यहाँ। तो सजा को अगर हम कम करते हैं या सजा देने में लेट करते हैं तो हम उसी क्षण 10 अपराध को जन्म देते हैं। ये लड़कियों के साथ होता है, ये बहुत गलत होता है। क्या बात है। और क्या कहिएगा सर, उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का जब जिस्म निचोड़ा जाएगा नेता की बेटी का। सही बात। तब समझ में आएगा वहां पे कानून बनाते हुए बैठ के यहाँ पर आप बताइए एक इतना सख्त कानून की जरूरत है देश में लड़कियों के प्रति। बिल्कुल सी बात है सर। यहाँ पे 2 बातें निकल के आई। पहली तो ये कि लड़कियां खुद अपनी सुरक्षा के इंतजाम करें, लाइक मतलब अपने आप को बेहतर बनाए, अपने आप को सबल बनाए, अपने आप को आत्मविश्वास से भर ले, क्योंकि ये एक्सप्लॉइटेशन के केसेस भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमने देखा है कि जनरली होते हैं, लेकिन उन लड़कियों के साथ नहीं होते हैं जो पढ़ी लिखी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बाकियों से थोड़े से उसके स्टैंडर्ड, उनके एक्सपीरियंस का, उनके नॉलेज का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अगर लड़कियाँ अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड होकर के अपने आप को बेहतर बना लेंगी तो टू एन एक्सटेंट एक घटनाएं घटेगी। और लेकिन कुछ ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं जो बिल्कुल इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देंगे। तो उसके लिए आपने जो बोला सर, जो सजेशन दिया कि एकदम स्ट्रॉन्ग के प्रावधान हो, बिल्कुल कि ऐसी सजा का प्रावधान हो कि फिर वो हिम्मत ना कर सके, जुर्रत ना कर सके इन तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। सर यहाँ पे एक और बात, मतलब अगर सिर्फ हम लड़कियों की बात करेंगे तो बेईमानी होगी। कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे लड़के भी लड़कियों की वजह से बेइज्जती का सामना करते हैं, बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। लखनऊ में जो अभी अभी एक प्रियदर्शनी ऐसा ही कुछ नाम था शायद। तो इस तरीके की घटनाओं पे आपके क्या विचार होते हैं? देखिए सर, जो ऐसी जैसे लखनऊ वाली जैसी घटनाएं हो गई, ये घटनाएं, ये घटना भी है इस समाज में। अब ऐसी घटनाओं की वजह से महिलाओं की जो सुरक्षा है वो और कम होने लगती है। रीजन क्या है कि जब कभी कुछ ऐसी महिलाएं जिनकी दूरदर्शिता नहीं रहती है, रेस्पेक्ट के नाम पे ईगो थोपती हैं। बिल्कुल, ये चीज नहीं रहना चाहिए। आपका रिस्पेक्ट कोई कम नहीं कर, लेकिन आपके रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे का रिस्पेक्ट खत्म कर दें। एग्जैक्टली। तो ऐसी महिलाएं ना खुद अपना तो लॉस करती हैं, एक पूरी महिलाओं की कम्युनिटी का लॉस करती हैं। Exactly. इससे क्या है कि अगर कल किसी महिला के साथ सही में कुछ घटनाएं होती हैं तो लोग उसको कहेंगे ये लखनऊ वाली लड़कियां है, उसी टाइप की लोग बोलने लगते हैं। ये गलत है। और लड़कियों को भी कहते हैं कि आप फर्स्टली डिसाइड कर लीजिए जो आपसे बात करने आ रहा है या जो कर रहा है, इसका आगे 6 महीना बाद इसका इंटेंशन क्या है। लड़कियां कहते हो तो नॉर्मल हेल्प करता है, अरे तुम एक बार समझो उसको। अगर कोई भी लड़का अगर आपको एक अनयूजुअल किसी भी तरह का कमेंट करता है, उसके कुछ इशारे होते हैं, आप वहीं उसको बोलिए और इस तरह से बोलिए जैसे 10 आदमी और सुने। क्या बात है। जब हम वहां उसको, जब लड़कियां उन्हें थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगती है ना, ढील देने लगती हैं, तो फिर जब वो पौधा जब पेड़ निकल जाता है तो फिर उसको कुचलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बांस वाली जो घटना, बांस वाली घटना होती है। रीजन के उस लड़के के लिए भी ना कुछ एक तरफा वो सपना सजाए रखने लगता है। एग्जैक्टली। और कोई सपना जल्दी टूट जाता है तो तकलीफ नहीं होती है। अब लड़कियों को भी कोई सीधे ना कर दो। वहाँ पर हम लोग के साथ में एक लड़की थी, तो अभी उसकी शादी हुई,
तो उसने क्या कर रखा पता है, 8-10 साल पहले ही, मतलब उसकी अभी कुछ भी नहीं हुई थी, सगाई उगाई भी नहीं हुई थी, सबको बोलती थी मेरी सगाई हो गई है, ये है वो है। तो हम लोग उसको कहते हैं शादियाँ करना है, तब ना हम लोग मतलब ऐसे। बाद में पता चला ना कि उसकी सगाई नहीं हुई थी। अच्छा। तो कहा ऐसा क्यों? कहा यार उल्टा सीधे लड़के थे, सारे लड़के एक जैसे होते नहीं, उल्टे सीधे एक्टिविटी करते थे। कोई कहता था दोस्ती कर लो, कोई कहता था हम तुम्हें पसंद करते हैं। उसने कहा कि भाई देख शांति से मेरी सगाई हो गई है। मतलब एक बैरियर क्रिएट कर दी। हम ये नहीं करें सबको ही करो, बट हमने एक एग्जांपल बताया वहाँ पे, एक बैरियर क्रिएट कर दिया। किंजल एंड प्रांजल जो सिस्टर्स हैं, जो IAS हैं, उन लोगों ने भी बोला था कि मेरे माँ बाप नहीं थे। तो दिल्ली में मैं किसी को नहीं पता चलने दी कि मेरे माँ बाप नहीं थे। मतलब सबको बताती थी हाँ मेरे मम्मी पापा हैं, क्योंकि अगर पता चल जाता कि नहीं है तो फिर लोग गलत फायदा उठाने लग जाते। मतलब अपनी सिक्योरिटी को लेकर के आपको खुद ही ख्याल रखना होता है। ये बड़ी बात बताई आपने। अब बहुत मतलब इस तरह से शो कीजिए कि भाई अगर तुम इधर से कुछ भी करते हो तो हम उसका बैक फायर करने के लिए रेडी हैं। क्या बात है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आप दिल से मत सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग से। और ये सोचिए कि आजकल लोग ईमानदारी, लड़कियों के मैटर पे तो ये रखिए कि लड़के लोग जो आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, उसमें 2 या 4% हेल्प के लिए आता है। क्या बात है। बाकी बहुत सारे लोग फ्लर्ट के लिए आते हैं। बिल्कुल सी बात है। सर यहाँ पे एक और सवाल आपसे होगा। आज आप इस बात पे बिल्कुल अग्री करेंगे कि सरकारी नौकरियों में कहीं ना कहीं कमी आई है, बहुत कमी आई, और इसकी वजह से इस बार बेरोजगारों की फौज नहीं है बल्कि पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। उनके लिए बेसिकली आपका क्या सजेशन होगा सर? वो क्या करें, कैसे अपने आप को बेहतर करें? देखिए इसमें तो कुछ गवर्नमेंट की गलती है। बिल्कुल। रीजन कि आप शुरू में ही कर दीजिए ना कि आप बिजनेस करेंगे, तो लड़का उसी हिसाब से स्किल डेवलप करेगा। अब कोई लड़का BA किया है, BSc किया है, मान के चले कोई हिस्ट्री से ऑनर्स किया, उसने सोचा कि हम ग्रेजुएशन के बेसिस पे कोई जॉब आएगा हम उसमें चले जाएंगे। अब आप जॉब नहीं देंगे तो टाटा कंपनी उसको किस लिए देगी? तो एक तो उसका मनोबल गिर रहा है। और सरकारी नौकरी को कमी आना, आप ये मत देखिए कि सरकारी नौकरी, सरकार कहती है केवल सरकारी में जाओगे, सरकारी नौकरी में कमी आना, एजुकेशन में कमी आ जाता है। लोग बहुत सारे एक करोड़ों के यूथ ऐसे हैं जो एजुकेशन इसलिए ले रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करना। अब ऐसा नहीं है कि करोड़ों को गवर्नमेंट जॉब मिलता है, 1-2 लाख को मिलता है। बाकी ये जो पढ़े लिखे हैं ये अन्य फील्ड में जाते हैं, तो एक अच्छे पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। तो आप डायरेक्टली मत देखिए, एक ये देखिए कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और लोगों को भी करना चाहते हैं कि भाई देखिए हर इंसान के पीछे बोले ना कि एक पैराशूट रहना चाहिए, एक बैकअप में रहना चाहिए कि हमको अगर यहाँ नहीं हुआ तो हम कहाँ से सरवाइव कर पाएंगे। तो मतलब अपने लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट के जरिए कुछ और बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। स्किल अच्छा हो सकता है, कोई भी बिल्कुल उसको सोचना है कि उसका इंटरेस्ट किस में है। बिल्कुल सी बात है, बिल्कुल सी बात है। ये सच में बहुत अच्छी बात बताई कि अपने स्किल को नर्चर करके बहुत सारे लोग सैलून खोलते हैं, बहुत सारे लोग कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ऑप्शंस, दे कैन प्लान फॉर दैट। ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट की तो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, वो पूरा करेंगे। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? बहुत सारे लोग, एक लड़का ऐसे आते हैं हमारे पास कि सर जॉब नहीं निकल रहा है, हम क्या करें? हम क्या आता क्या ये बताओ, ना टाइपिंग, ना होम ट्यूशन अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हो, फिर किस लिए? कि मेहनत नहीं की, मेहनत नहीं की। 24 घंटे अगर सच में वो अपना अवलोकन करे, मूल्यांकन करे, तो मुझे लगता है कि 24 घंटे में मतलब मैक्सिमम टाइम वेस्ट किया होगा, तभी आज उनकी ये हालत है। ये हालत है। अब मान के चलिए आपको गवर्नमेंट जॉब, मान के चलिए कि आपकी आज एग्जाम हो गया, दूसरा एग्जाम या एग्जाम फाइनल होके फाइनली रिजल्ट लेने में भी 1.5-2 साल लगना ही है गवर्नमेंट जॉब में, आपका सब कुछ होने के बावजूद। तो ये 2 साल आप बैठ के मुंह देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर, अभी एक बच्चा मेरे को मैसेज किया था पर्सनली, वो मेरा पर्सनल है बात। उसने बोला कि सर आप कभी मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, कभी आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, कभी आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं, कभी आप स्टार्टअप चला रहे होते हैं, मतलब आप वेरियस काइंड्स ऑफ काम कर रहे होते हैं। सर मैं कंफ्यूज हूँ, आप बेसिकली कर क्या रहे हैं? तो मेरा जवाब उन्हें सिर्फ इतना था कि मैं ये सब कर रहा हूँ। भाई 24 घंटे काफी होते हैं यार। मतलब सच में मुझे लगता है कि लोग अगर सही मायने में 24 घंटे को सिस्टमाइज्ड वे में अगर खुद से पूछने लगे कि मेरे अगले घंटे का प्लान क्या है, इस 24 घंटे में मैंने क्या किया, मतलब अवलोकन, मीजर करने लगे कि इस 24 घंटे की प्रोडक्टिविटी क्या रही, तो हमें लगता है कि वो और बेहतर बनते चले जाएंगे। हमारे पास भी एक आदमी मेल किए थे कि सर आप कुछ दिन पहले बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, अभी आप ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे हैं, जेट इंजन पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ दिन में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहे थे। पढ़ाते क्या चीजें आप? भाई तुमको पढ़ना क्या है? बिल्कुल सही बात है। मेरी कैपेबिलिटी, मेरी एबिलिटी है, मैं मेहनत करता हूँ, सीखता हूँ चीजों को और बेहतर बनाने। वहां कोई गलत लग रहा है तो बोलो, ये नहीं ऐसा होना चाहिए। ये क्यों बोलते हो कि बिल्कुल
एंड प्रोडक्ट देखो ना end यार, product उसके देखो। पीछे मैं मेहनत करता हूँ 24 घंटे को, मैं कैसे 2400 घंटे में कन्वर्ट करता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम। यही बच्चों को भी समझना होगा कि इन 24 घंटों को 2400 घंटों में कन्वर्ट करना होगा। स्पेशलाइजेशन हो जा रहा है आजकल बिल्कुल। लड़कों का। जो फिजिक्स के में मान के चलिए जो साइंस ले लिया है, अब उसको आप कहिएगा ये थोड़ा सा तुम पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ जान, अब मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मर जाओगे जान जाओगे तो। तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, जो गेम खेल रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं था, फोन पे बतिया रहे हो वो भी तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं था, बिल्कुल, but तुम टाइम कर पास कर रहे हो तुम्हारा सब्जेक्ट। अगर ये कर लिए होते तो कुछ तो सीख गए कुछ तो होते। सीख गए रहते तुम बिल्कुल लोग। सी बात है। हाँ। आज मतलब खान सर को अगर देखा जाए तो एजुकेशन में वो डॉक्टर्स के लिए हो, इंजीनियर्स के लिए हो, लॉयर्स के लिए हो, मतलब कोई ऐसा सेगमेंट नहीं बचा हुआ है जिसके लिए आप नॉलेज नहीं दे रहे हैं। तो कोरोना अगर में आप तो भी कह रहे खुद थे कि आप कोरोना को कैसे बता रहे होंगे, भाई हम डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल सी बात जो है। बता रहे हैं उसको बताओ, उसमें गलत नहीं है। That is वो it. अलग बात है कि हम डॉक्टर आपको नहीं हैं। समझ आ रहा है ना, हाँ, बस। आप सीख रहे हो ना, वेल एंड गुड। तो वही चीज़ है, हमें लगता है कि अभी के बाद बच्चे खुद में सुधार करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे। सर आए दिन सोशल मीडिया पे रेगुलर कभी आपको प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही होती, कभी कोई मुख्यमंत्री बना रहा है, कभी कोई आपको राष्ट्रपति बना रहा है। सर यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सचमुच में अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप पहला वो 3 काम कौन सा करेंगे और आपका सबसे बड़ा फोकस किस चीज़ पे होगा? देखिए, कोई जरूरी नहीं कि किसी को प्रधानमंत्री, हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। राजनीति बहुत बहुत जटिल चीज है। एग्जैक्टली। मतलब वो हम लोग के ऊपर की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं लोग कि बहुत आसान है, बिल्कुल। यूपीएससी से टफ है। बिल्कुल बिल्कुल सी बात है। वो अलग ही सेगमेंट बिल्कुल, है। बट हम एज एक वो कहते हैं कि जो कोई भी वहां पर हो, उसको पहले सबसे पहले ये डिसाइड करनी चाहिए कि जो आपने काम बोला है वो हुआ या नहीं हुआ, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी। एक हमारे सामने से हाईवे गया, वो हाईवे की किसको प्रोडक्ट दिया गया था, उस हाईवे की जो मटेरियल थी वो एक आम पब्लिक जान पाता है या नहीं जान पाता है, कितनी डेडलाइंस थी, क्या थी। एक प्राइवेसी होनी चाहिए हर चीज की यहाँ पे। मतलब हमने बोला, अब वो हुआ कि नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बन गए। डिटेलिंग होनी चाहिए, डिटेलिंग, वर्क की। और आपके पास एक वो होना चाहिए कि जैसे हमने कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी, हमने जो भी योजनाओं अपने 5 साल में घोषणा किया है, अगर उसका 80% नहीं पूरा कर पाते हैं, उस पार्टी के कोई भी व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा अगले चुनाव के लिए। चुनाव के लिए। बस आप उतने सपने दिखाइए जितनी आपकी हैसियत है पूरा करने Exactly. की। अब ऐसा मत दिखाइए कि चांद पे ले जाएंगे, जो जमीन है ओकरो खोद दीजिए। इसी का परिणाम ये होता है कि बहुत सारे काम कागज पे ही हो जाते कागज हैं। पे हम एक सड़क पे जा रहे थे, बहुत पतली सड़क थी, तो हम कहे कि यार ये यूपी बिहार को जोड़ने वाली इतनी सड़क पतली क्यों है, तो उसको हमने एक बार उसमें निकाला, आरटीआई में करके ऐसे करते, तो पता चला वो हाईवे निकला। मतलब इट हैपेंस जनरली। तो आपकी ये बहुत बड़ी सलाह है सर। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट के अगर कोई ऑफिसर्स देख रहे हो तो इस चीज पे वो काम करे कि वर्क की डिटेलिंग्स हो। जैसे अभी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां क्या करती है, जैसे होटल बुक करना है तो होटल के कमरे की एक डिटेलिंग होती है, लाइट कौन सा लगा है, किस कंपनी का लगा है, बाथरूम में शॉवर किस चीज का लगा हुआ है, किस कंपनी का लगा हुआ है, मतलब वो सब कुछ कितने दिन पहले लगा, एक एक चीज की डिटेलिंग होती है। हमें लगता है कि ये काम की अगर डिटेलिंग होने लग जाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी जैसे मान के चले गवर्नमेंट ने कहा आपको टॉयलेट बनवाना है, तो टॉयलेट की सीट किस कंपनी की रहेगी आपको पता ही नहीं है, उसमें जो पाइप रहेगी किस कंपनी की रहेगी नहीं पता आपको, तो पूरा बताइए ना, घोटाले का सवाल खत्म हो जाता है वहां पर। शुरू में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, उससे हट के निकला तो सच में ये बहुत ही अच्छी सलाह है और हमें लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देख रहे हो तो इसे माननी चाहिए। सर एक सवाल और, आप पटना वाले खान सर के रूप में जाने जाते हैं और बिहार को आप बड़े करीब से देखे भी हैं, लेकिन आप इस बात पे जरूर सहमत होंगे कि बिहार कहीं ना कहीं कई मायनों में अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। कैसे इन सारी चीजों को बेहतर किया जा सकता है, आपके क्या सजेशंस होंगे? सर देखिए, बिहार में एक अजीब सी भावना ये हो गई है ना कि बिहारी, हाँ। हमारे पास कई लोग आते हैं कहते हैं सर हम भी बिहार से। हम कहे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम भी बिहार से, इंडिया से ही हो ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि तुम गुजरात के रहोगे तो तुम अच्छा रहोगे, तुम भगा देंगे, या तुम गलत भी हो बिहार से रहोगे तो सही कर। एक ये वाली भावना है ना, हम बिहारी। आप नहीं देखेंगे कि मतलब ऐसा कि हम दिल्ली में कि हम दिल्ली वाले हैं, या ऐसा, मतलब बिहार में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, हम बिहारी हैं। बिल्कुल। और दूसरा कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम अभी भी पीछे हैं। बिल्कुल। हमने कई आदमी से कहा कि यार बिहार बहुत पीछे है। क्या बात करते हैं, आर्यभट्ट यहीं का, अशोक यहीं का, चंद्रगुप्त, अरे भाई साहब आधा घंटा गिनाएगा। सही बात है। सुनो, ये सारी चीजें है ना, ये 1000 साल पहले की बात है। बिल्कुल। पिछले 20 सालों में दिखाओ क्या क्या चीज था। एग्जैक्टली। वो तो उन लोगों का रखी पूंजी जिसके ब्याज से आज चल रहे हैं, सर उठा के जी रहे हैं हम लोग। राजेंद्र प्रसाद, अशोक, ये लोग बड़े बड़े विद्वान जो रहे, आर्यभट्ट, उनका ब्याज क्या चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। अभी क्या दे रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर हो गया। एग्जैक्टली। एजुकेशन के नाम पर, हायर एजुकेशन में बिहार में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी संस्था नहीं है जो इंडिया लेवल में टक्कर दे सके।
बिल्कुल क्या बात, मतलब अब क्या ये पटना यूनिवर्सिटी इंडिया का सबसे, मतलब अभी बिहार के हिसाब से सबसे टॉप का यूनिवर्सिटी, बट आप पटना यूनिवर्सिटी को ओवरऑल इंडिया में देखिएगा कहीं स्थान नहीं रख पाता है। तो जब आपका एजुकेशन ही नहीं है, किसी जगह का एजुकेशन सिस्टम, जैसे कैसे आप किसी जगह का, किसी इंसान, मेरी बीमारी जांच करनी है, यूरिन टेस्ट कर लीजिए, ब्लड टेस्ट कर लीजिए, 2-4 टेस्ट होते हैं, यही सारा हो जाएगा। किसी भी राज्य की स्थिति जांच कर, एजुकेशन देखिए। आप बताइए बिहार में लड़का मैट्रिक का एग्जाम देता है, उसको पता है कि उसका कॉपी जांच करने किस कॉलेज में जाएगा, काहे बता रहे हो भाई साहब कि जाके वहां पैसा दे, है ना। दहेज प्रथा बिहार में क्यों बढ़ गई? क्योंकि लोगों ने खेत बेचकर नौकरी के लिए घूस दिया। 10 लाख रुपया का खेत बेचा, नौकरी दिया, बबुआ का सरकारी नौकरी हो गया। अब वो 10 लाख रुपया लड़की वाले से लेगा, तुम 10 लाख दे कि हम घूस दिए, मेंटेन हो जाए। आप बिहार में दहेज देख रहे हैं, आप देखिएगा दहेज, सरकारी नौकरी है, दहेज लो। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है, तो यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम को सुधारिए। यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्टेबिलिटी इतनी गलत है कि बाकी लोग यहाँ बिजनेस के लिए आना नहीं चाहते हैं। किसी भी जगह पे अगर आप 100 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर सकते हैं, कोई डेवलपमेंट में नहीं रोक सकता। दिल्ली से लोग भाग के नोएडा आ गए, रीजन क्या है कि दिल्ली में जितना देर में नोएडा से दिल्ली पहुंचना है, सटाक से पहुंच जाइए, पहुंचिए ना थोड़ा बिहार में नहीं संभव। एयरपोर्ट हमको यहाँ जाना होता है, पटना एयरपोर्ट हम 2 घंटे मार्जिंग लेके चलते हैं। बिल्कुल हद हो जाती है 2 घंटे। कई बार तो मतलब ट्रक टमाटर निकलते हैं, दूसरे जगह जाने के लिए रास्ते में सड़ जाते हैं। मेरे सामने एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए गांधी सेतु पे। तो एक ये चीजें बहुत गड़बड़। रोड ट्रांसपोर्टेशन बिहार में बढ़िया होनी चाहिए ताकि बिजनेस आते जाते रहे। एजुकेशन को अच्छा रहना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पज, कोई भी बिजनेस या कोई भी इंसान सिक्योर रह सके। आज छोटा आदमी आके कुछ बोल देते चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा से छोटा एक लेवल होना चाहिए ना, या मैट्रिक के लड़का गुंडई कर रहा लगा इसको क्या बोलिएगा? तो ये समझ में आना चाहिए। और हर बिहार को ये सोचना चाहिए कि हम बिहार या दुनिया के किसी भी इंसान व्यक्तिगत डेवलपमेंट सोचिए। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छी चीज है। हम कितना पे हैं आप? बिल्कुल। आपके बस, हमारे और आपके बस का बिहार को डेवलप कर देंगे? नहीं, हम अपने आप को डेवलप करें, मतलब क्युमुलेटिवली देखा जाए तो बाकी सारी चीजें भी बेहतर हो जाएंगी। और बाकी सरकार है अपने प्रयास कर रहे हैं, बट पैरेलली हमें भी अपना प्रयास करना ही चाहिए। बट बिहार के लोगों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खाने के लिए दे दो तो अब चाहेंगे उसको मुंह में करके खिला दो। तो ये एक प्रॉब्लम हमने देखा है पर्सनली, उनको सब कुछ करके दिया करके रेडीमेड। बिल्कुल सही। एक हमारे मोहल्ले में एक नाली गड़बड़ हो गई थी, तो उसको आवेदन दिया गया सुधार दीजिए। 6 महीना वो नहीं सुधारा, हम खुद ही सुधार दिए। क्या बात है, क्या दिक्कत ये है? सच में बहुत इंस्पायरिंग। तो हमको ऐसे सारे लोगों को पहले खुद को डेवलप करो भाई। हम ही से सारा चीज है, हम ही से देश है, हम ही से राज्य है। खुद व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़िए, सब चीज आगे बढ़ेगा। बस 2 और क्वेश्चन सर। एक क्वेश्चन ये कि आपके लाइफ में किताबों का महत्व नो डाउट रहा है, बट आपके लाइफ में मैं जानना चाहूंगा कोई नॉन फिक्शन बुक जिसने आपके लाइफ में बहुत ही अधिक आपको इंस्पायर किया हो? सर देखिए, हम किताब वही पढ़ते हैं जो हमको बच्चों को पढ़ाना रहता है, या फिर कुछ ऐसे मतलब जो हमारे यूज की रहे। आज तक हम किसी के जीवनी नहीं पढ़े हैं। क्या बात है। मतलब अब आपकी जीवनी पढ़ी जाएगी, जो मुझे समझ में आ रहा है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि किताबों सी हो गई है जिंदगी, अब हर कोई पढ़ रहा है खान सर को। मतलब ये सच में बड़ी इंस्पायरिंग है कि आपने नहीं पढ़ा, बट नो डाउट अभी आपके ऊपर बायोपिक की बातें चल रही है, आपके ऊपर किताबें लिखी जा रही है, इंटरव्यूज हो रहे हैं। ये सच में बहुत ही अधिक इंस्पायरिंग है। जरूरी नहीं कि मेरी कहानी से कोई और सीख ले। ये जिंदगी एक एग्जाम है। एग्जैक्टली। सब लोग एक दूसरे से नकल कर रहे हैं। बिल्कुल। पता ही नहीं है कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है। बिल्कुल बिल्कुल फेल हो जाएगा। बिल्कुल सी बात है। सर एक और क्वेश्चन कि इस बार ओलंपिक के परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या कुछ बदलाव किए जाते तो ये और बेहतर हो सकता था? देखिए, ओलंपिक में नो डाउट हम लोग के नीरज चोपड़ा जी ने बहुत अच्छा काम किया। हर बहुत जितने लोगों ने, जितने हमारे खेल में भाग लिए, बल्कि अगर आप ध्यान दीजिएगा, जीतने के बाद जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ाया गया, जीतने से पहले अगर उस तरह से किया रहता तो जितने मेडल आए हैं एटलीस्ट उसके डबल तो इजीली आ सकते थे। यहाँ जो कोई भी ओलंपिक मेडल जीता है वो खुद के अपने दम पर जीता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक देश को उनके प्रति करना चाहिए वो नहीं किया गया है, जो एकदम रियल बात बता रहे नहीं किया गया है। आपको पता होगा कि जो मिसाइल छोड़े जाते हैं या जो जहाज बनते हैं, तो उसका एक बैलिस्टिक टैंक में टेस्ट होता है। उस मिसाइल को रखा जाता है, वहां से हवा प्लास किया जाता है, फिर देखा जाता है हवा कैसे कट रहा है, कौन सा डिजाइन को सीधा करना है। चाइना ने अपने तैराकों को, अपने एथलीट को उस तरह से बैलिस्टिक टैंक में डाल के ट्रेनिंग दिया है, जहां मिसाइलों की ट्रेनिंग हो। वो कह रहा है कंधा नीचे करो, ये करो, और हमारे यहाँ कूद जाओ गढ़ा में। आप बताइए, पटना में हम 2 साल से सोच रहे हैं कहीं स्विमिंग पूल में हमको तैरने के लिए, कौन गढ़ा में कूदे हमको। सही बात है। मतलब उस लेवल की सुविधाएं नहीं है वहाँ पर। तो क्या कि एक बेहतरीन ढंग का
खेल यूनिवर्सिटी होनी इंफ्रा, चाहिए। exactly और होनी चाहिए। सरकार को भी ना करना चाहिए, अब जो भी चीज बना रहे हैं पीछे को छोड़िए, जो हो गया बिल्कुल। किसी को दोष मत दीजिए, कौन बिल्कुल, सरकार बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल, कौन खराब, ये राजनीति में अटक जाएगा। अभी आप जो बनाइए उसको एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाइए। बिल्कुल। आप सड़कें बना रहे हैं वही 1980 मॉडल का, बिल्कुल। आप वर्ल्ड स्टैंडर्ड बढ़ाइए। आपके यहाँ एक खेल यूनिवर्सिटी हो जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड को टच करता हो, जहाँ इस तरह से बैलिस्टिक वगैरह टैंक हो, जहाँ पे आप उस चीज़ को प्रीफर कर। चाइना 7 साल की उम्र में बच्चों को लेकर चला जाता है ओलंपिक के लिए, ऐसा नहीं है चाइना 2010 से मेडल, जब उसके यहाँ बीजिंग ओलंपिक हो रहे थे 2008 में हो रहे थे, हाँ उस समय में, तो उसने कहा था कि मुझे टॉप पे आना है 10 साल में आगे वाले, तो 10 साल आगे का प्लान कर रहा है। हमारे यहाँ 10 साल में सरकार बदल गई, सब बदल गया था। हमारे यहाँ यही नहीं होता है, सरकार बदली सब बदल गया। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही है, नो तो डाउट। 10 साल का प्लान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को लीजिए कि उसमें स्किल है या नहीं, मैट्रिक से ही उठा पूरा लीजिए, नर्चर उसको नर्चर कीजिए पूरी तरह से, सही हो जाएगा। सच में बहुत अच्छी बात। सर आखिरी सवाल आपसे आज के इंटरव्यू के लिए, और सच में ये मेरे लिए खास होने वाला है। कई बार मैं देखता हूँ कि कई सारे इंसान कोई सपना देखता है और वजह कुछ भी हो, कई बार वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। नो डाउट आप आज एक बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन आपने भी एक सपना देखा था कि आपको आर्मी में जाना है। जानना चाहेंगे सर कि क्या ये सपना आज भी जिंदा है? क्या उसको पूरा करने की ख्वाहिश आज भी आपके भीतर जीवित है? सपना मेरा तो आज भी जिंदा है फौज में जाने का। मतलब आप जाएंगे? हाँ, अब चाहे जैसे भी हो, जैसे भी मेरा ये सपना है और ये मेरा आखिरी दम तक रहेगा, नो डाउट इसमें नहीं। लेकिन सबको कहते हैं, देखिए एक सपना टूट जाने से किसी को कुछ नहीं होता है। आसमान में एक तारा अगर टूट जाए तो आसमान सूना नहीं होता है। बिल्कुल सी बात। इंसान को जीने के लिए हर काम करना चाहिए। आपका एक सपना टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले दिन अभी नहीं कि फ्रस्ट्रेट हो गए वो गया, अपनी लाइफ खराब कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान को निरंतर मेहनत करना चाहिए। इस दुनिया में जितनी जनसंख्या है ना, उससे ज्यादा लोगों के पास अवसर है। बिल्कुल। हर इंसान अगर एक फील्ड में टॉप करे ना, तो जितने लोग हैं वो हर अलग अलग दुनिया में अलग अलग एक्सपर्टीज हो सकते हैं। जोमेटो आया, स्विगी नहीं चला। बिल्कुल सी बात है। मतलब आपने एक अच्छी बात कही कि ऑप्शंस है, बट लेकिन वो ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कब होंगी? जब आपकी तैयारी उस लेवल पे होगी। और एक वक्त मैंने कहीं पढ़ा था कि लक वो है जब आपकी प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटीज को मीट करे, नहीं तो अवसर आएंगे निकल जाएंगे, आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। सच में बहुत ही शानदार रहा सर इंटरव्यू। और मुझे लगता है कि जब आप कोई सपना देखते हैं, जैसे मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, आपने बहुत अच्छी बात कही, बट वो सपना जिंदा रहना चाहिए। पूरा हो या ना हो, वो कहीं ना कहीं एक गुड फील देता है, लगता है कि यस मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ। आपको पता, हम यहाँ जो भी हमारे लिए एक आर्मी के लिए हम आज भी जो भी क्लास लेते हैं या फिर जो भी यूट्यूब पर वीडियोस लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि इंसान आर्मी को किस नज़र से देखते हैं कि ये आएगा सब कुछ सेटल करके चला जाएगा। तो हम क्लास भी लेते हैं तो वो ये ना सोचे कि कल को कोई कहे कि भाई टीचर से आदमी उम्मीद रखता है कि चलो आज नहीं बताया तो अगले में बताएगा कुछ, लेकिन आर्मी से कोई इस तरह से उम्मीद नहीं। आदमी से एकदम परफेक्ट, हाँ ये होगा तो होगा। इसलिए हम कोई भी काम करते हैं आर्मी वाली क्वालिटी आपने अडॉप्ट कर ली। मतलब कि कहीं ना कहीं सपना जो आर्मी बन करके आप पूरा कर सकते थे, सिविलियन आर्मी यू कैन से इट। सर थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग इन द शो। बस इतना ही कहेंगे लोगों को कि सपनों को भूल कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। अरे लिख पत्थरों पे अपने जिंदगी की कहानी और सागर को बोल, दम है तो मिटा कर दिखा, दम है तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच सर। एक फाइनल मैसेज कुछ अगर आप देना चाहें। देखिए सबको कहते हैं कि समय के साथ मत खेलिए, क्योंकि वक्त मत लगाइए ये निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं कि समय पे छोड़ देते हैं, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। कभी कभी होता है, कभी कभी वक्त के साथ सब कुछ ठीक नहीं, सब कुछ बर्बाद भी हो जाता है। इसलिए जो करना है अभी कीजिए, कल क्या होगा अच्छा होगा ठीक है, गलत हो जाए तो आज के लिए उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। बिल्कुल सी बात, बहुत ही शानदार सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो सर। थैंक्स अ लॉट। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ थे खान सर, आप सबके चहेते खान सर। मुझे विश्वास है कि आपने इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा। एक अपील है आपसे, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि सचमुच में अगर अच्छी चीज़ें लोगों तक शेयर होंगी तो लोग बहुत कुछ सीखेंगे और बेहतर भी बनेंगे। आज के इस एपिसोड में यहीं पे हम विदा लेंगे और फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में किसी और बड़ी शख्सियत के साथ, और हम और आप सीख रहे होंगे ढेर सारी चीज़ें। शुक्रिया। सेरेंडिपिटी, ये सेरेंडिपिटी क्या होता है? आप भी क्या पढ़ते पढ़ते ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स पे मेरी तरह स्टक हो जाते हैं? ऑफ कोर्स होते होंगे, इंग्लिश हमारी मदर टंग थोड़ी ना है। तो आप ऐसे सिचुएशंस में अक्सर क्या करते हैं? कुछ खास नहीं, वही कट कॉपी पेस्ट करो, ऑनलाइन डिक्शनरी में मतलब ढूंढो या फिर फिजिकल डिक्शनरी खोल के बैठ जाओ
और हमें आंसर क्या मिलता है? वही लंबा चौड़ा बोरिंग एंड कंफ्यूजिंग डिक्शनरी वाले मीनिंग्स जो कि कुछ समझ नहीं आता। मैथ टैप में हर कुछ जादू की तरह आसान है, बस जो चीज समझ ना आए उस पर टैप करो और होल्ड करो, बस पलक झपकते ही विजुअल मीनिंग पाओ, एंड दैट टू विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो बस समझ में नहीं आने का तो कोई चांस ही नहीं। मैथ टैप पे आप सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट ही नहीं, दरअसल आप फाइल्स लाइक पीपीटी, पीडीएफ और एक्सेल वगैरह भी पढ़ सकते हैं। मैथ टैप एक तरह से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रीडर की तरह काम करता है, बट दैट डजंट एंड हियर। चलो मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ। विजुअल मीनिंग इन अ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल टैप। वाओ, वन टैप इन अ डॉक्यूमेंट, क्या बात है। बस इतना ही नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट को खोलो, नोट्स बनाओ, एडिट करो, हाईलाइट करो और म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ो, और अगर पढ़ना ही नहीं है तो रीडिंग मोड पे आप पूरा डॉक्यूमेंट ही सुन लो, वो भी इन जस्ट अ सिंगल टैप। अब आते हैं रीडिंग मोड पे। ऑनलाइन न्यूज एंड आर्टिकल्स पढ़ना तो मेरी आदत हो चुकी है, क्योंकि इस भागदौड़ वाली जिंदगी में इंफॉर्मेशन पाने के लिए वेब ही सबसे इजी और एक्सेसिबल सोल्यूशन है। पर ज्यादातर वेब पेजेस पे पॉपअप और बैनर एड्स की वजह से हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। मैथ टैप हैज अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर दिस एज वेल। पूरे पेज के कंटेंट को आप रीडिंग मोड पे ही पढ़ लो। चलो ऑनलाइन आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स का तो ठीक है, बट व्हाट इफ मुझे ये फिजिकल बुक पढ़नी हो? द मेफिस्टो क्लब। मेफिस्टो क्लब, अब ये क्या होता है? चलो इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। मैकबॉट है ना, बस जो चीज समझ ना आए उसको टाइप करो। आजकल के जमाने में टाइप कौन करता है? वॉइस सर्च करो, मेफिस्टो क्लब, लो आ गया इसका विजुअल मीनिंग। तो है ना मैकबॉट भी मैजिकल। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये मैकबॉट है ना, ये मैथ टैप ऐप के बाहर भी अवेलेबल है। बस एक्सेसिबिलिटी का परमिशन दो और किसी भी ऐप के साथ आप मैकबॉट को यूज करो। ट्रस्ट मी, मैथ टैप में सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ है इसमें। तो अपनी लाइफ को आसान और इजी बनाने के लिए गो डाउनलोड मैथ टैप, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन अ सिंगल टैप।